पहला टॉपिक हमारे पास जो है ना सेरिब्रल एडीमा और इंट्राक्रैनियल प्रेशर है। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर भी मज़ीद 3 चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो हम सेरिब्रल एडीमा के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। दूसरा हम रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर और हर्निएशन के बारे में पढ़ लेंगे और तीसरी चीज़ है हमारे पास हाइड्रोकेफलस, हम उसके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेरिब्रल एडीमा के बारे में। सेरिब्रल एडीमा, एडीमा का नाम से ज़ाहिर है कि ये क्या होता है। इट रेफर्स टू अकोमोलेशन ऑफ फ्लूइड इन इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस ऑफ द ब्रेन, ठीक है। और इसकी 2 टाइप्स हैं, जैसे कि उसने बताया। एक्स्ट्रा सेलुलर एडीमा, एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है कि वेजोजेनिक। वेजोजेनिक क्यों? क्योंकि वेसल्स की डायलेटेशन होती है, ठीक है। और उससे क्या होता है कि फ्लूइड परमेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में जब फ्लूइड आ जाता है तो उसको क्या होगा, उसमें उसकी जो है ना उसने बता दिया कि इसको क्या कहेंगे, वेजोजेनिक एडीमा कहेंगे। तो अब देख लो इसकी जो है ना, ये क्या होता है, अकर्स व्हेन इंटेग्रिटी ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर इज डिसरप्टेड एंड इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमेबिलिटी अकर्स। अब ये किन की केसेस में हो रही होती है? एक तो जब एक्यूट इन्फ्लामेशन होती है, यानी मेनिंजाइटिस और इनकेफलाइटिस होता है, तब भी क्या होता है, वेसल्स की परमेबिलिटी इंक्रीज हो रही होती है। लेड पॉइजनिंग के केस में, ठीक है, क्या होता है, ब्लड बैरियर जो है ना, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस होता है और इसमें भी वेजोडाइलेटेशन और वो सारा कुछ होता है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का आपको पता है ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर उसको कम करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए मैकेनिज्म्स होते हैं, उसमें भी इसी तरह जो है ना वेसल्स डायलेट होती हैं। हाइपोक्सीमिया में भी ऑक्सीजन डिलीवरी कम हो जाती है, इस्कीमिया होने लगता है ब्रेन को, तो उसको कंपनसेट करने के लिए, ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करने के लिए वेसल्स डायलेट होती हैं और उसमें से जो है ना फ्लूइड बाहर आता है, तो इस वजह से जो है ना एडीमा होता है। और जो इंट्रासेलुलर एडीमा, इसके नाम से जाहिर है कि ये जो है ना सेल के अंदर फ्लूइड का ज़्यादा हो जाना होता है, ठीक है। इसका जो है, इसको हम साइटोटॉक्सिक एडीमा कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है ना इंक्रीज होता है, जो कि सेकेंडरी टू न्यूरोनल ग्लाइल एंडोथेलियल सेल्स से होता है। क्यों? क्योंकि जो है ना ये सेल्स हैं सीएनएस के अंदर, तो इसलिए ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने वाला सीन यहाँ पे नहीं है। सीधा सीएनएस के अंदर जो सेल्स मौजूद हैं उनकी जो है ना डिस्ट्रक्शन हो रही है, उनकी मेम्ब्रेन्स टूट रही हैं किसी भी वजह से, वो इन्फाक्शन की वजह से, इस्कीमिया की वजह से भी हो सकता है। तो जब वो टूटती हैं तो फ्लूइड इनके अंदर चला जाता है। तो अब जो है ना यहाँ पे एग्जांपल्स दे रहा है, वो कह रहा है कि कास्ट किस वजह से होगा, इसमें देखो ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो है ना रिमेन्स इंटैक्ट, ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर वाला है, ये ब्रेन की स्पेसेस वाला नहीं है, वो ऊपर वाला था, ठीक है। अब इसमें क्या है कि डिसफंक्शनल सोडियम पोटेशियम पंप। अब ग्लोबल हाइपोक्सिया, यानी जब एक दफ़ा ग्लोबल हाइपोक्सिया का मतलब है कि ब्रेन सेल्स ऑक्सीजन ना होने की वजह से बिल्कुल डैमेज हो गए, और आपको पता है कि ब्रेन सेल्स दोबारा ठीक नहीं होते जब एक दफ़ा डैमेज हो जाएं, ठीक है। तो तब क्या होगा, सोडियम पोटेशियम पंप डिसफंक्शन हो जाएगा और फ्लूइड अंदर आना शुरू हो जाएगा। हाइपोनेट्रीमिया काजिंग ऑस्मोटिक शिफ्ट, ये जो है ना SIADH के केस में होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि सिक्रीशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH, ठीक है। ADH जो है ना इनअप्रोप्रिएट सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। अब जब हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, सोडियम कम हो जाता है, तब फ्लूइड जो है ना सेल के अंदर क्या होता है, ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाता है, राइस सिंड्रोम हो जाता है। और सीवियर हाइपोथर्मिया, ये भी सीवियर हाइपोथर्मिया में भी जब बहुत ज़्यादा जो है ना बॉडी के अंदर टेम्परेचर जो है ना वो होगा, कम होगा, ठीक है। तो तब क्या होगा, तब भी सेल को डैमेज होगा। जब डैमेजेस होंगे सेल को तो तब फ्लूइड अंदर आएगा। राइस सिंड्रोम में भी इसी तरह होता है, ठीक है। क्लिनिकल जो पर्ल्स हैं, इसमें क्या ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में सिर्फ उसने बताया। उसने कहा कि 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर, जिसमें क्या होता है कि जो टाइट जंक्शंस होती हैं, टाइट जंक्शन आपको पता है कि ये सारा कुछ ना सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसा डिफरेंस होता है जिसकी वजह से जो है ना वो ब्लड से ब्रेन के अंदर क्रॉस नहीं कर पा रहा होता। तो उसकी रीजंस क्या होते हैं, एक तो टाइट जंक्शंस बिटवीन कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एस्ट्रोसाइट्स प्रोसेस। एस्ट्रोसाइट्स की भी निकली हुई प्रोजेक्शंस होती हैं, वो भी जो है ना इसी चीज़ को कंट्रोल करती हैं कि कोई चीज़ अंदर आने दें या ना आने दें, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक हमारे पास हो गया सेरिब्रल एडीमा का। अब दूसरा है कि रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर एंड हर्निएशन, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर इज एन इंक्रीज इन मीन CSF प्रेशर अबव 200 mm वाटर, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात है कि 200 mm वाटर से ज़्यादा होना चाहिए प्रेशर, तो तब हम उसको कहेंगे रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ठीक है। और रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर प्रोड्यूसेस फॉलोइंग साइन। अब इसमें होता क्या है, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो आप इमेजिन करें सर के अंदर जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, पेपिल एडीमा, यानी जो ऑप्टिक डिस्क है उसकी स्वेलिंग हो जाएगी उसके इर्द गिर्द, ठीक है। और जो है ना वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, हेडेक होगा पेशेंट को, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग विदाउट नोजिया। ये अक्सर जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज वाले पेशेंट्स आते हैं तो तब भी उनकी हिस्ट्री होती है कि उनको एकदम से, प्रोजेक्टाइल का मतलब एकदम से वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो गई है, मतलब अचानक से, उन्हें पता नहीं चलता
उनको नौजिया नहीं होता, बस उनकी ना वॉमिट हो जाती है। साइनस ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन क्यों होती है? क्योंकि जब रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है, प्रेशर ज़्यादा पड़ने की वजह से आर्टरीज पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है ना, तो क्या होता है कि वहाँ जो ब्रेन के एरियाज़ होते हैं, ठीक है, आर्टरीज पे प्रेशर ज़्यादा पड़ने की वजह से ब्रेन के एरियाज़ के पास जो है ना ब्लड नहीं जा रहा। अब वहाँ ब्लड नहीं जा रहा तो उसको कंपनसेट करने के लिए ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करना होता है। तो जो है ना वो ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करता है। जब वो ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है ताकि ब्रेन के इस्कीमिक एरियाज तक जाए, तो तब जो आर्टरीज़ के अंदर बैरो रिसेप्टर्स होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं कि ब्लड फ्लो ना इंक्रीज़ हो रहा है, यानी प्रेशर बढ़ रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो जो है ना वेगल नर्व के थ्रू हार्ट को सिग्नल भेजते हैं कि जो है ना ब्रेडिकार्डिया कर दो, ठीक है, तो रेट वो कम कर देता है। तो ये वाला मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से साइनस ब्रेडिकार्डिया और हाइपरटेंशन हो जाते हैं इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से। और इसमें क्या है, पोटेंशियल फॉर हर्निएशन। जब जाहिर सी बात है कि जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा, ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उनका हर्निएट होने का जो है ना चांस बढ़ जाता है, ठीक है। हर्निएशन में भी फॉलोइंग टाइप की होती हैं। अब इसमें क्या होती है, हमारे पास सब फेल्सिन हर्निएशन होती है, ठीक है, और ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन होती है जिसको अनकाल हर्निएशन कह रहे होते हैं, और टॉन्सिलर हर्निएशन होती है। 3 हर्निएशन। सब फेल्सिन हर्निएशन में क्या होता है कि सिंगुलेट गायरस हर्निएट्स अंडर द फॉक्स सेरिब्राई, ठीक है। तो फॉक्स सेरिब्राई के अंडर जो है ना ये क्या करती है, जो है ना हर्निएट होती है। और इसमें क्या है कि कंप्रेशन किस चीज़ की होती है, वो कह रहे हैं कंप्रेशन होगी हमारे पास एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की, ठीक है। मैं ना यहाँ पे कुछ दिखाती हूँ, उससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या है ये, ठीक है। अब देखो, ये जैसे हो गया हमारे पास, अब ये जो है ना हमारे पास फॉक्स सेरिब्राई है, फॉक्स सेरिब्राई, ठीक है, और ये है सब फेल्सिन वाली जो है ना हर्निएशन। ये देखो, ये इस तरफ था और ये इधर को जा रहा है, फॉक्स सेरिब्राई के नीचे से होता हुआ ये हर्निएट कर गया है, ठीक है, अपनी जगह से हट के दूसरी तरफ जा रहा है। तो ये कंप्रेस कैसे करेगा, एंटीरियर आर्टरी को, ठीक है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी को। और जो हमारे पास टेंटोरियल वाला है हर्निएशन, अब ये देखो टेंटोरियल को वो कह रहे हैं अंकाल भी कह सकते हैं। तो ये जो अंकाल वाला हर्निएशन है ये रहा, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये देखो, ये टेंटोरियम सेरिब्राई है, ये टेंटोरियम सेरिब्राई है हमारे पास। और ये जो है ना अंकाल वाला पोर्शन है, ठीक है। देखो, ये इस तरफ हो या इस तरफ हो, दोनों का नाम तो सेम होना चाहिए ना, टेंटोरियम सेरिब्राई। तो ये टेंटोरियम सेरिब्राई से जो है ना यहाँ से ये क्या हो जाता है, हर्निएट हो जाता है। अब देखो, और ये वाला लोब हमारे पास क्या है, जहाँ पे ये हो रहा है, ये हमारे पास टेम्पोरल लोब होती है। अब देख लो, वो कह रहा है इट अकर्स व्हेन द मीडियल पोर्शन ऑफ टेम्पोरल लोब हर्निएट्स थ्रू द टेंटोरियम सेरिबेला। तो टेंटोरियम सेरिबेला मैंने बताया, टेंटोरियम सेरिबेला हमारे पास ये होता है, ठीक है। ये वाला यहाँ से जो है ना ये टेम्पोरल लोब का जो मीडियल पोर्शन है ये यहाँ हर्निएट कर रहा है, ठीक है। और अब ये वो कहते हैं कि काजेस कंप्रेशन, ये 4 चीज़ों पे कंप्रेशन करता है। एक तो क्या है, थर्ड क्रेनियल नर्व पे करता है। थर्ड क्रेनियल नर्व में क्या होगा, ये आई से रिलेटेड होती है, इसलिए पेपिलरी डायलेटेशन होगी, प्यूपल्स डायलेट हो जाएंगी, और जो है ना आई जो है ना डेविएट कर जाएगी डाउन एंड आउटवर्ड। और ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी वहाँ पे थी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी यहाँ पे पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, उसको कर रहा होता है ये कंप्रेस, जिससे क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगी ऑक्सीपिटल लोब की, ठीक है। कॉन्ट्रालेटरल सेरिब्रल पेडंकल। अब इसमें क्या है कि जिस साइड के पेडंकल को जो है ना ये जिस साइड का पेडंकल, जैसे फर्ज किया मैं बताती हूँ। अब देखो, ये इस साइड का पेडंकल जो है ये वाला, ठीक है। अब इस वाले साइड के पेडंकल को इस तरफ लेके आ रहे हैं ना, तो कंप्रेशन किसकी करेगा, ये जैसे फर्ज किया, ये हमारे पास अगर लेफ्ट साइड वाला है तो ये लेफ्ट साइड वाला राइट वाले के ऊपर क्या करेगा, प्रेशर डालेगा। जब राइट वाले पे प्रेशर डालेगा तो जिस तरफ वाला वो था उसी साइड वाला पैरालिसिस होगा, क्योंकि ऑपोजिट का पैरालिसिस होता है ना, तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब वो कहना ये चाह रहा है कि कॉन्ट्रालेटरल सेरिब्रल पेडंकल जो है, ठीक है, वो क्या करेगा, इप्सिलेटरल हेमीपेरेसिस टू द साइड ऑफ हर्निएशन, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि ड्यूरेट हेमरेजिक लियन इन द मिड ब्रेन एंड पोन्स। जब ये ड्यूरेट हेमरेजिस कराएगा तो इससे क्या होगा, हेमरेजिक लियन इन मिड ब्रेन एंड पोन्स। अब टॉन्सिलर हर्निएशन का मतलब, ये टॉन्सिलर क्यों है इसका नाम, जो हमारे पास सेरिबेलम होता है, ठीक है, उसके जो है ना छोटी सी ना ओवल प्रोजेक्शंस होती हैं, उन प्रोजेक्शन को हम कह रहे होते हैं टॉन्सिल्स, ठीक है। तो जब वो टॉन्सिल्स होते हैं, ये सेरिबेलम नीचे होता है ना, तो वो टॉन्सिल्स जो है ना हर्निएट करते हैं, मतलब वो निकल के फोरामेन मैग्नम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अब उसकी एग्जांपल ये इसके अंदर ये है, ये हमारे पास ये टॉन्सिलर्स सेरिबेलम के टॉन्सिल्स होते हैं, और ये देखो ये फोरामेन मैग्नम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वाली हर्निएशन क्या होती है, टॉन्सिलर हर्निएशन। इट अकर्स व्हेन द सेरिब्रल टॉन्सिल्स हर्निएट्स थ्रू द फोरामेन मैग्नम
इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग एज इट कैन कंप्रेस वाइटल रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक सेंटर्स। उसके बाद आता है हाइड्रोकेफलस। हाइड्रोकेफलस का क्या होता है कि अकोमुलेशन ऑफ एक्सेसिव CSF विद इन द वेंट्रिकुलर सिस्टम। वेंट्रिकुलर सिस्टम के अंदर CSF का जो है ना ज़्यादा हो जाना, ठीक है। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस होता है और एक हमारे पास नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस होता है। जो कम्युनिकेटिंग है उसके अंदर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोकेफलस उसको कह रहे होते हैं। इसके अंदर कोई रुकावट नहीं है, ये फ्लो करता जा रहा है, ठीक है। इट इज़ ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन वेंट्रिकल्स एंड सब एरेकिनॉइड स्पेस, ठीक है। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय इन्लार्जमेंट ऑफ इंटायर वेंट्रिकुलर सिस्टम। अब क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो गया है, कहीं पे रुकावट नहीं है कि कोई छोटा सा पोर्शन उसका डायलेट हुआ हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये फुल जो है ना वेंट्रिकुलर सिस्टम की इन्लार्जमेंट होती है, ठीक है। इसमें काज क्या होती है, इंक्रीज प्रोडक्शन, या तो वो बन जाता रहा है, जैसे कि कोराइड प्लेक्सिस पेपिलोमा के अंदर, मतलब कोराइड प्लेक्सिस का कोई ट्यूमर हो जाए तो उसमें इंक्रीज ज़्यादा इसकी मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है। ऑब्स्ट्रक्शन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ CSF बाय एरेकिनॉइड, या तो वो रीएब्जॉर्ब सही से नहीं हो रहा, जैसे कि पोस्ट मेनिंजाइटिक स्कार की वजह से अब रीएब्जॉर्ब नहीं हो सक रहा, तो वो ज़्यादा तो रहेगा। अब इसकी सब टाइप्स होती हैं, जिसमें क्या है, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस। हाइड्रोकेफलस ऐसा भी हो सकता है जिसमें CSF का वॉल्यूम तो ज़्यादा है लेकिन क्या है उसका प्रेशर नॉर्मल रहेगा। अब इसमें क्या होगा कि अगर तो वेंट्रिकुलर सिस्टम इनलार्ज है, बहुत बड़े हैं, तो फ्लूइड उसके अंदर नॉर्मल से ज़्यादा आएगा लेकिन जो प्रेशर है वो भी नॉर्मल रहेगा। और जो हाइड्रोकेफलस एक्स के वैको है, इसमें क्या है, डायलिटेशन होती है वेंट्रिकुलर सिस्टम की विद कंपनसेटरी इंक्रीज इन CSF सेकेंडरी टू लॉस ऑफ द ब्रेन पैरेन्काइमा। कहने का मतलब ये है कि जब ब्रेन को किसी भी बीमारी की वजह से डैमेज होता है, तो जब ब्रेन का कोई हिस्सा डैमेज हो जाए तो वो वाली जगह खाली हो जाती है। इस खाली जगह के अंदर क्या होता है, वेंट्रिकल्स मतलब कि फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। तो अब इसको कह रहे हैं कि ना वो डायलेट हो गए हैं, लेकिन वो डायलेट होते हैं ड्यू टू सम प्रॉब्लम इन ब्रेन या फिर जो कोई पैरेन्काइमा के डैमेज की वजह से, ठीक है। इट टिपिकली सीन इन द पेशेंट्स विद अल्जाइमर्स डिजीज़। अब उसके बाद वो कहते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस आल्सो नोन एज ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोकेफलस। इसमें और उसमें यही डिफरेंस है, वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है, ये ऑब्स्ट्रक्टिव है। इट इज़ ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ CSF फ्लो आउट ऑफ द वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब CSF क्या है, वेंट्रिकल से बाहर जाएगा तो उधर क्या हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगी। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय इनलार्जमेंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टम। अब इसमें क्या है, पूरा वेंट्रिकल इनलार्ज नहीं है कि उसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो, ठीक है। जो एक पोर्शन है वो इनलार्ज है। अब देखो इसमें क्या है कि काजेज क्या हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द, ठीक है, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस के अंदर कोई अगर स्ट्रक्चर आ गया, मोस्ट कॉमन काज इन चिल्ड्रन है, ठीक है। बच्चों के अंदर सबसे कॉमन काज कौन सी है, यही है, सिल्वियस डक्ट का स्ट्रक्चर बन जाना। एपेंडाइमोमा ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, ये भी एक ट्यूमर है, ठीक है। आर्नोल्ड कैरी मेलफॉर्मेशन 2, ये भी एक जो है ना वो है, डिजीज़ है। उसके बाद जो है ना ट्यूमर है, मतलब कि ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। इससे क्या होगा, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस से ये स्कारिंग करा देता है बेस ऑफ ब्रेन की, ठीक है। जब स्कारिंग होती है तो फिर वो रास्ता बंद कर देता है उसके जो फ्लो का, तो उसकी वजह से जो है ना ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। अब क्लिनिकल पर्स में हमने क्या करना है, CSF के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया। अब बताया क्या गया, सीधा उसके फ्लो के बारे में बताया गया। वो कहते हैं कि CSF इज प्रोड्यूस्ड बाय एपेंडाइमल सेल्स ऑफ कोराइड प्लेक्सिस इन द लेटरल वेंट्रिकल। बनता कहाँ है, लेटरल वेंट्रिकल। अच्छा हमेशा याद रखना, ये जब CSF का फ्लो पढ़ोगे तो बीच में जो है ना एक तरफ एक वेंट्रिकल, दूसरी तरफ वेंट्रिकल, दरमियान में ना कुछ बातें बताएगा, जैसे कि कोई फोरामेन बता देगा, कोई डक्ट बता देगा, तो वो रास्ते पूरे बताएगा, ठीक है। तो लेटरल वेंट्रिकल के अंदर ये इकट्ठा होता है सबसे पहले। उसके बाद जो है ना ये जाता है थर्ड वेंट्रिकल के पास, लेकिन गुजर के किससे जाता है, फोरामेन मॉन्ट्रोस। उसके बाद जो है ना ये जो है ना थर्ड से फोर्थ वेंट्रिकल के पास जाता है, लेकिन गुजर के किससे जाता है, एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस, जो कि हमने कहा था कि अगर यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो ये कॉमन है चिल्ड्रंस के अंदर, ठीक है। इसको सेरिब्रल एक्वेडक्ट कहते हैं। इट मूव्स फ्रॉम फोर्थ वेंट्रिकल टू सब एरेकिनॉइड स्पेस वाया द फोरामेन ऑफ मेजेंडी, ठीक है, एंड फोरामेन लूशका। फोरामेन लूशका और मेजेंडी, ये दो फोरामेन से गुजर के सब एरेकिनॉइड स्पेस में जाता है। CSF इज रीअब्जॉर्ब्ड इनटू वीनस साइनसेस वाया एरेकिनॉइड ग्रेन्युलेशंस। ग्रेन्युलेशंस का मतलब होता है कि विलाए होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो वो कहता है कि ये जो रीअब्जॉर्ब्ड होता है साइनस के अंदर, वीनस साइनसेस के अंदर, वो एरेकिनॉइड ग्रेन्युलेशन से होता है। थैंक यू सो मच। अच्छा अब हमने पढ़ना है CNS की जो है ना डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है। पहले है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इसके अंदर क्या होता है, जो न्यूरोस्पोर्स होते हैं फेल टू फ्यूज ड्यूरिंग द फोर्थ वीक ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट कनेक्शन बिटवीन एमनियोटिक कैविटी एंड स्पाइनल कैनाल। एमनियोटिक कैविटी और स्पाइनल कैनाल के दरमियान एक कनेक्शन रह जाता है, ठीक है। इससे क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं, एक एनएनसेफली हो रही होती है, जिसमें क्या है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ब्रेन। उसके बाद स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, रिजल्ट फेलियर ऑफ बोनी
स्पाइनल कैनाल टू क्लोज बट नो स्ट्रक्चरल हर्निएशन, ठीक है, सिर्फ जो है ना बोनी स्पाइनल कैनाल जो है ना वो क्लोज नहीं हुआ। उसके बाद वो कहते हैं इनसेफलोसील एक्सटेंशन ऑफ मेलफॉर्म सीएनएस थ्रू अ डिफेक्ट इन क्रेनियम, उस डिफेक्ट में से मेलफॉर्म सीएनएस बाहर आने की वो एक्सटेंशन उसकी होगी। मेनिंगोसील एक्सटेंशन ऑफ मेनिंजेस थ्रू अ डिफेक्ट इन द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। उसके बाद जो है ना माइलोमेनिंगोसील में क्या होगा कि मेनिंजेस भी बाहर आएंगी और स्पाइनल कॉर्ड भी बाहर आएगा उस स्पाइनल जो डिफेक्टेड स्पाइनल कैनाल है उससे, ठीक है। जो ये माइलोमेनिंगोसील है ये लंबोसेक्रल एरिया के अंदर ज़्यादा होता है। दूसरा, ये पहला डिफेक्ट था। उसके बाद दूसरा डिफेक्ट है, इसमें क्या है, होलोप्रोजेनसेफली, इसमें क्या है कि इनकम्प्लीट सेपरेशन ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। तो जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स जो होते हैं दो, ठीक है, उनकी जो है ना इनकम्प्लीट सेपरेशन होती है। तो अब क्या है, इसमें जो है ना ट्राइसोमी 13 और रेयरली ट्राइसोमी 18 होती है, ठीक है। तो ज़्यादातर 13 होती है। रिस्क फैक्टर इसमें क्या है कि डायबिटिक मदर को होता है। इसमें म्यूटेशन क्या होती है, सोनिक, ठीक है, हेड जी हॉक जीन, ठीक है। उसके बाद जो है ना सवियर और माइल्ड फॉर्म्स, इसकी दो फॉर्म्स होती हैं। अब माइल्ड फॉर्म पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर तो थोड़ा हुआ है मतलब माइल्ड हुआ है तो इसमें क्या होगा, ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व जो है ना इसकी क्या होगी, एब्सेंट होगी। इसमें ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व एब्सेंट होगी। लेकिन अगर सवियर हुआ है तो उससे क्या होगा, फेशियल एबनॉर्मेलिटीज होंगी और साइक्लोपिया होगा। साइक्लोपिया का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे जो है ना ये एक आई इधर होती है दूसरी इधर होती है, दरमियान में जो है ना नोज होता है, तो ये एक प्लेन में होता है फेस, ठीक है। ये इस तरह नहीं होगा। साइक्लोपिया में क्या होगा, क्योंकि वो इनकम्प्लीट सेपरेशन हुई है ना, तो जो ये जो दो आईज थी ना, ठीक है, वो एक ही जगह पे इकट्ठे सिंगल आई की तरह पूरे जो है ना फेस के ऊपर ये सेंटर में जो है ना हमें नजर आएगा। या तो दो आईज फ्यूज हुई भी होंगी या सिंगल आई होगी, तो उसको साइक्लोपिया कह रहे होंगे, ठीक है। अर्नोल्ड केरी मेलफॉर्मेशन 1 के अंदर क्या होता है, ठीक है, इसमें हर्निएशन होती है सेरिब्रल टॉन्सिल्स की। हमने जो हमारे पास सेरिबेलम है, सॉरी सेरिब्रल नहीं सेरिबेलर, ठीक है। जो सेरिबेलम होता है ना हमारे पास, उसकी जो है ना ओवल प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है, जिनको हम टॉन्सिल्स कह रहे होते हैं, ठीक है। जब वो जो है ना फोरामेन मैग्नम से बाहर आती हैं तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये हर्निएशन हो गई है, टॉन्सिलर हर्निएशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जब वो मोर देन 3 mm बिलो द फोरामेन मैग्नम हो, तो ये जो है ना इसकी जो है ना टाइप 1 है ये वाली, ठीक है। अब वो कहता है कि ना इसमें पेशेंट को या जो भी वो जो होगा उसको जिसको ये मेल फॉर्मेशन है उसको हेडेक होगा, नेक पेन होगा, अनस्टीडी गेट होगी ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ठीक है। तो उसकी अनस्टीडी गेट होगी ड्यूरिंग चाइल्डहुड। अब जो है ना इसकी सेकंड टाइप आ जाती है। सेकंड टाइप में हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि सेकंड टाइप में क्या होता है, मेल फॉर्मेशन है ना, मतलब कि कॉन्जेनिटली जो है ना उसका जो नॉर्मल चीज़ें बननी थी वो नहीं बनी। तो अब इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, स्मॉल पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा होगा, छोटा होगा नॉर्मल से, ठीक है। एक तो ये चीज़ है, ये हम सेकंड टाइप को डिस्कस कर रहे हैं। और जो है ना डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ सेरिबेलर वर्मिस थ्रू द फोरामेन मैग्नम। अब इसमें क्या है, उसमें टॉन्सिल्स नीचे जो है ना हर्निएट हुए थे। अब इसमें जो एक सेरिबेलम होता है ना उसका पार्ट वर्मिस भी होता है, नैरो सा, ठीक है। तो वो जो वर्मिस है वो फोरामेन मैग्नम से ना नीचे की तरफ एक्सटेंड करेगा। तो ये दो चीज़ें इसके अंदर होगी। अब जिन चीज़ों से ये जिन बीमारियों से ये एसोसिएटेड है उसमें क्या है, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस है इसके अंदर। इसमें जो है ना लंबर माइलोमेनिंगोसील है, ठीक है, माइलोमेनिंगोसील से एसोसिएटेड है। सिरिंगोमाइलिया, सिरिंगोमाइलिया क्या होता है, ये असल में ना हमारे पास सिस्ट होती है, यानी कि फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ठीक है। तो ये जो है ना एक अलग वो है बीमारी है। अब वो कहते हैं डैंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन। डैंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन इसमें क्या हमें जो है चीज़ें उस पेशेंट के अंदर क्या क्या मसले होंगे कैरेक्टराइज्ड है। पिछले में पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा स्मॉल था, इसके अंदर क्या है, पोस्टीरियर फोसा इनलार्ज्ड है, ठीक है। प्रेजेंट सेरिबेलर सॉरी एब्सेंट सेरिबेलर वर्मिस, इसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा। सिस्टिक डायलिटेशन ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल की सिस्टिक डायलिटेशन होगी, ठीक है। नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस होगा इसके अंदर। उसके बाद जो है ना हमारे पास सिरिंगोमाइलिया, ठीक है। सिरिंगोमाइलिया क्या होता है, इट इज रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैविटी इन इनर पोर्शन ऑफ द कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड है ना उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, मैंने पीछे भी बताया था, ठीक है। अब मोस्ट कॉमन साइट इसकी क्या होती है कि ये सर्वाइकल स्पाइन में होते हैं, ठीक है, सर्वाइकल स्पाइन में होते हैं। और एसोसिएटेड किसके साथ होता है, अर्नोल्ड केरी मेलफॉर्मेशन 2 के साथ। अब इसमें क्या है, क्लिनिकल फाइंडिंग्स। अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स में ना हमने क्या करनी है, हमारे पास जो है ना दो चीज़ें हमने याद रखनी है, ठीक है। एक तो ये है कि ना ये जो हमारे पास होता है ना लेटरल स्पाइनोथेल्मिक ट्रैक्ट, ये उसको खराब करता है, ठीक है। और खराब भी कहाँ करता है, जहाँ पे वो क्रॉस हो रहे होते हैं। हमने पढ़ा हुआ है ना कि फाइबर्स, ठीक है, किसी लेवल पे जाके क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। तो राइट वाले जो है ना लेफ्ट वाली साइड पे जाके और जो है ना ये लेफ्ट वाले राइट साइड पे चले जाते हैं। वो जो क्रॉस करने वाला पॉइंट होता है ना वहाँ पे ही ये जो है ना, क्योंकि ये सिस्ट होती है ना तो इसके अंदर फ्लूइड भर जाता है। अब फ्लूइड भरता है तो वो जो अपने इर्द गिर्द चीज़ें होती है उसको जाहिर सी बात है कंप्रेस करेगा, उसको खराब करेगा। तो ये जो है ना उस क्रॉस वाले जगह पे लेटरल स्पाइनोथेल्मिक ट्रैक्ट के क्रॉस वाली जगह के ऊपर जो है ना इसको इफेक्ट करती है, इसको खराब करती है। अब इससे मसला क्या होता है, हमें पता है कि जो लेटरल स्पाइनोथेल्मिक ट्रैक्ट्स होते हैं वो पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन लेके जा रही होती है, तो वो लॉस हो जाएगी, ठीक है, इन द अपर एक्सट्रीमिटीज। अपर एक्सट्रीमिटीज के अंदर ये सारी चीज़ें लॉस हो जाएंगी। अब वो ये एक वर्ड यूज़ कर रहा है कैप लाइक, ठीक है, बायलेटरल कैप लाइक लॉस। अब बायलेटरल का मतलब दोनों तरफ, कैप लाइक का मतलब होता है कि जो आर्म्स होती हैं, शोल्डर्स होते हैं, बैक होता है पेशेंट का, फिर दूसरा शोल्डर, फिर दूसरी आर्म और बैक, तो ऐसे जैसे ना एक कैप कवर कर लेती है ढक्कन की तरह, ठीक है। तो ये बस सिर्फ उसको बताने के लिए है कि कैप लाइक जो है ना बायलेटरल लॉस ऑफ पेन टेम्परेचर सेंसेशन इन अपर एक्सट्रीमिटीज होता है, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ लाइट टच वाइब्रेशन एंड जॉइंट पोजीशन सेंसेशन बिकॉज इट स्पेयर्स द डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस, ठीक है। तो ये इसको इन्वॉल्व नहीं कर रहा, इसलिए जो है ना ये सारी चीज़ें बच जाएंगी, ये सब कुछ ठीक रहेगा पेशेंट का। अब वो कहते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीरियर हॉर्न सेल्स दैट रिजल्ट्स इन। दूसरी चीज़ जिस पे ये इफेक्ट करता है वो है एंटीरियर हॉर्न सेल्स। अब एंटीरियर हॉर्न सेल्स हमें पता है कि मोटर सप्लाई को कंट्रोल कर रही होती हैं। तो अब इससे क्या होगा, वीकनेस एंड एट्रोपी ऑफ द इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड, जिससे क्या होगा, क्लॉ हैंड हो जाएगा, फॉलोड बाय वेस्टिंग एंड वीकनेस ऑफ आर्म, शोल्डर एंड रेस्पिरेटरी मसल्स, ठीक है। मस्ट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस इन विच देयर आर नो सेंसरी चेंजेस, ठीक है। अब इस वाले के अंदर तो सेंसरी चेंजेस आ रही है ना, ठीक है। जो दूसरा होगा हमारे पास ये अमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस वाला, इसके अंदर सेंसरी चेंजेस नहीं होंगी, मोटर चेंजेस बेशक मिलती जुलती होंगी, ठीक है। इसमें क्लॉ हैंड याद रख लो, और जो है ना आर्म्स, शोल्डर, रेस्पिरेटरी मसल्स की वीकनेस और वेस्टिंग होती है। अब इसमें जो दूसरे साइंस होते हैं वो है हॉर्नर सिंड्रोम। अब हॉर्नर सिंड्रोम में क्या होता है हमारे पास, इसमें भी इसी तरह होता है कि जो ना नर्व फाइबर जो ब्रेन से आई की तरफ जा रहे होते हैं या फेस की तरफ जा रहे होते हैं उनके अंदर कोई मसला आ जाता है, जिसकी वजह से हमने पढ़ा हुआ है, पहले भी कभी आपने पढ़ा होगा कि इसमें टोसिस होती है, मतलब आईलिड का ड्रॉप होना, मियोसिस होती
है, प्यूपल्स वगैरह का कॉन्स्ट्रिक्ट होना, ठीक है, और एनहाइड्रोसिस वगैरह होती है, तो ये उसमें साइंस आते हैं। तो ये हॉर्नर सिंड्रोम करा सकता है, अपर मोटर न्यूरॉन लियन करा सकता है, सिरिंगो, ठीक है, बल्बिया जो कि ब्रेन स्टेम की इन्वॉल्वमेंट। सिरिंगो बल्बिया में क्या होगा कि जो है ना वो जो सिस्ट होती है वो ब्रेन स्टेम पे इफेक्ट करेगी, उसको इन्वॉल्व करेगी, तो उसके फंक्शन भी खराब हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं चारकॉट्स जॉइंट्स यानी न्यूरोपैथिक जॉइंट्स, ठीक है। तो जब नर्व्स जॉइंट्स को जो सप्लाई कर रही थी अगर वो डैमेज होती हैं तो उससे क्या होगा, जॉइंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा। और उसके बाद जो है ना अब हमने इसका देखना है कि इसकी मैनेजमेंट के लिए क्या होगा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, एमआरआई, ठीक है। तो हम एमआरआई करेंगे पेशेंट की, और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है हमारे पास, सर्जरी। तो ये यहाँ सीएनएस ट्रॉमा के अंदर क्या होगा कि हेड इंजरी हुई है विद ट्रांजिएंट लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन, ठीक है। तो ट्रांजिएंट का मतलब कि थोड़े टाइम के लिए ब्रेन का जो फंक्शन है वो लॉस हुआ है। अब ये जो है ना बेसिकली ट्रॉमा में हमने क्या पढ़ना है कि हर तरह से जो है ना ब्रेन को ना किसी तरह इंजरी हुई है। अब इसमें क्या, इट कास्ड बाय द चेंज इन मोमेंटम ऑफ हेड व्हेन इट स्ट्राइक्स आर इज स्ट्रक बाय समथिंग, ठीक है। उसके बाद वो कहता है काजेस फिजिकल एंड कॉग्निटिव साइन एंड सिम्टम्स। फिजिकल के अंदर क्या है, हेडेक होता है पेशेंट को जो कि मोस्ट कॉमन है, ठीक है। कोई चीज़ आके लगी, इंजरी हुई, ठीक है। कंकशन पड़ रहा है ना, तो कंकशन में क्या होगा कि उसको जो है ना हेडेक हुआ, ब्लड विजन हुई, टेनाइटिस आवाज़ें सुनाई दी, लैक ऑफ मोटर कोऑर्डिनेशन, ठीक है, और पोस्ट ट्रॉमेटिक सीजर, बाद में उसको सीजर्स हो सकते हैं। और जो कॉग्निटिव है उसमें क्या होगा कि उसको जो है ना कन्फ्यूजन हो रही होगी, ठीक है, डिसओरिएंटेशन, पता नहीं कि मैं कहाँ मौजूद हूँ, ठीक है, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन होगा, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न्स होंगे, पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीजिया होगा, ठीक है। ये हमारे पास था कंकशन। अब हम कर रहे हैं कॉन्ट्यूशन। अब उसमें तो था कि ट्रांजिएंट लॉस हुआ है, थोड़ी देर के लिए लॉस हुआ है, ठीक है, कोई परमानेंट इसमें जो है ना वो नहीं है, डैमेज नहीं हुआ। लेकिन जो कॉन्ट्यूशन है इसके अंदर क्या होगा, परमानेंट डैमेज टू स्मॉल वेसल्स, ठीक है, एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड सर्फेस ऑफ द ब्रेन। अब वो कहते हैं कि मोस्ट कॉमनली कास्ड बाय एन एक्सेलरेशन डिसेलरेशन इंजरी, मतलब कोई चीज़ स्पीड से जा रही हो, कोई चीज़ जैसे गाड़ी में कोई इंजरी हो गई या कोई चीज़ आके लगी हो, वेलोसिटी वाली जो है ना इंजरी होगी। ये मोस्ट कॉमन साइट क्या होता है, ऑर्बिटल गायराई ऑफ फ्रंटल लोब एंड टेम्पोरल लोब, ठीक है। ये फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब के ऑर्बिटल गायराई में हो रहा है। और उसके बाद इट इज व्हेन इट अकर्स एट द साइट ऑफ कॉन्टैक्ट इट इज कॉल्ड कोप इंजरी, ठीक है। कॉन्टैक्ट की साइट जहाँ पे मतलब उसको आके टक्कर लगी है उस जगह पे अगर इंजरी हो रही है तो वो क्या होगा, कोप इंजरी होगी। और अगर जो है ना इट अकर्स अवे फ्रॉम द साइट ऑफ कॉन्टैक्ट तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास काउंटर कोप इंजरी हो जाएगी, ठीक है। मैं इसकी कोई एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ छोटी सी, ठीक है। अब हमारे पास ये आ जाता है, ये देखो, ये जो है ना हमारे पास जहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है, ये हमारे पास इम्पैक्ट है, ये जहाँ इम्पैक्ट वाली जगह पे अगर इंजरी है तो ये कोप है। लेकिन अगर ये शिफ्ट होकर किसी और जगह अंदर जो है ना जाके उसने इंजरी की है तो इसको हम काउंटर कोप कह रहे होंगे। तो ये इसका डिफरेंस है। अब हमारे पास आ जाता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हमारे पास एक्यूट स्टेज होती है, ठीक है। एक्यूट स्टेज के अंदर क्या है हमारे पास, हेमरेज ऑफ द ब्रेन टिश्यू इन अ वेज शेप, ठीक है। तो पहले तो ये है कि हेमरेज होगा, ब्लड शो होगा, एक्यूट के अंदर हमें ब्लड मिलेगा यानी हेमरेज मिलेगा वेज शेप का। और जब सब एक्यूट में जाएगा तो नेक्रोसिस और लिक्विफेक्शन हो जाएगी उसकी। और जो रिमोट है, ठीक है, रिमोट में क्या है, प्लैक जोन, ठीक है, जोन। और इसमें क्या होगा, डिप्रेस्ड एरिया ऑफ कॉर्टेक्स विद येलो डिस्कलरेशन। तो इसका भी जो है ना एक, इसकी भी एक पिक्चर है, मैं बता देती हूँ। ये जो प्लैक है ना, ये कैसा दिखता है, ये रहा, ठीक है। तो ये जो प्लैक है ना, ये देखो, ये येलो वाला जो है ना ये इस तरह से दिखता है एमआरआई के अंदर। अब आगे जो है हमारे पास आ जाता है एपिड्यूरल हेमाटोमा। जो एपिड्यूरल हेमाटोमा है उसमें और सबड्यूरल हेमाटोमा में एक तो ये डिफरेंट मतलब मिलते जुलते हैं, लेकिन इनके अंदर जो है ना सिर्फ डिफरेंस ही है जो याद रखना है। एपिड्यूरल हेमाटोमा में कलेक्शन ऑफ आर्टीरियल ब्लड है, ठीक है, जबकि सबड्यूरल हेमाटोमा के अंदर क्या है, वीनस ब्लड है, ठीक है। और ये जो है ना क्योंकि इसका नाम है एपिड्यूरा यानी ड्यूरा के बाहर होता है ना, ये तो ड्यूरा के बाहर होता है, तो जो ब्लड होगा वो इकट्ठा कहाँ होगा, ड्यूरा और स्कल के दरमियान। और ये वाला जो है ये क्योंकि ड्यूरा के बाद होता है, सबड्यूरल है, तो ये जो है ना अरेकिनॉइड मेम्ब्रेन और सबड्यूरा के दरमियान होगा, सॉरी ड्यूरा के दरमियान होगा और अरेकिनॉइड मेम्ब्रेन के दरमियान होगा, सबड्यूरल हेमाटोमा, ठीक है। इसमें जो है ना आर्टरी इन्वॉल्व थी तो वो मिडल मेनिंजियल आर्टरी है, ठीक है। जबकि इसके अंदर क्या होगा, ब्रिजिंग वेन्स बिटवीन ब्रेन एंड ड्यूरल वीनस साइनसेस, ठीक है। तो ब्रेन और ड्यूरा के दरमियान जो वीनस साइनसेस हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि मोस्ट कॉमन साइट क्या है हमारे पास, ट्रॉमा टू टेम्पोरल लोब, ठीक है। मिडल मेनिंजियल आर्टरी टेम्पोरल वाली साइड होती है ना, तो टेम्पोरल लोब को ट्रॉमा होगा। इधर ट्रॉमा किसको होगा, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। अब इसमें जो है ना ल्यूसिड इंटरवल प्रेजेंट है। ल्यूसिड इंटरवल का मतलब क्या होगा, ल्यूसिड इंटरवल का यहाँ पे मतलब यह है कि पेशेंट जो है ना उसकी कंडीशन थोड़ी देर के लिए बेहतर हो जाएगी, लगेगा कि वो ठीक हो रहा है और फिर से खराब होना अचानक शुरू हो जाएगी, तो वो एक ल्यूसिड इंटरवल के लिए जो है ना ठीक होती है। तो उसको हम कहते हैं कि वो इसमें होगा, लेकिन इसके अंदर नहीं होगा, इसमें जो है ना मोस्टली एब्सेंट होगा। और अब देखो कि इसके अंदर जो है ना सीटी स्कैन पे हमें क्या मिलेगा, बाई कॉन्वेक्स डिस्क नॉट क्रॉसिंग सूचर लाइन, ठीक है। बाई कन्वेक्स इस तरह से हमें जो है ना दोनों तरफ से कन्वेक्स जो है ना हमें मिलेगा सीटी स्कैन के अंदर। ट्रीटमेंट इसमें क्रेनियोटमी है और जो है ना सबड्यूरल वाले में भी क्रेनियोटमी है, लेकिन उसका जो सीटी है वो जो है ना हमें क्रिसेंट शेप्ड क्रॉस करेगा सूचर लाइन को, ठीक है। तो इसकी जो है ना एक दफ़ा पिक्चर देख लोगे तो अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। उसमें आ जाओ, देखो अब इसमें क्या है, वो कह रहा है कि जैसे जैसे उसने बोला ना बिल्कुल वैसे ही है। देखो सबड्यूरल हेमाटोमा है जो है ये देखो ब्लू है यानी कि वीनस इन्वॉल्वमेंट है, ये जो है ना रेड है। सीटी में ये देखो ये जो है ना दोनों तरफ से ये, और जो है ना इसको देख लो तुम, ये क्रिसेंट शेप्ड है, ठीक है। अब हमारे पास अच्छा, अब हमारे पास टॉपिक है सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीजेस, ठीक है। इसके अंदर जो है ना हम 5 डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, वो मैंने यहाँ चार्ट पे लिखी हुई है। ग्लोबल सेरिब्रल इस्कीमिया पहली, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ग्लोबल का मतलब है कि फुल जो ना किसी भी वजह से ब्रेन के पास, कंप्लीट ब्रेन के पास सप्लाई कम जा रही है, वहाँ इस्कीमिया हो गया। और फोकल सेरिब्रल इस्कीमिया का मतलब है किसी एक पोर्शन में ब्रेन की सप्लाई कम जा रही है जिसकी वजह से इस्कीमिया हो गया, ठीक है। सब एरेकिनॉइड हेमरेज में क्या है, इसके नाम से ज़ाहिर है, एक तो सब एरेकिनॉइड स्पेस जो होती है उसके अंदर जो है ना हेमरेज हो जाना यानी ब्लीडिंग हो जाना। और इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज में क्या होगा कि ये भी ब्रेन के अंदर क्या है, हेमरेज हो जाना। और वैस्कुलर मेलफॉर्मेशन, अब इसमें क्या है कि वेसल्स के अंदर कोई ऐसा मसला है, ठीक है, वो इस तरह से सही से बनी हुई नहीं है, कोई उनके अंदर
अंदर इस तरह की प्रॉब्लम है कि उसकी वजह से जो है ना ब्रेन को किसी तरह इस्कीमिया हो रहा है। उसकी फर्दर 4 जो है ना उसने कैटेगरीज या टाइप्स बताई हुई हैं। उसने कहा कि ना ठीक है आर्टीरियो वेनस मेलफॉर्मेशंस, ठीक है, उसके बाद कैवर्नस हीमेंजियोमा होता है और कैपिलरी टेलेंजेक्टेशिया होता है और वीनस एंजियोमास होते हैं। ठीक है, अब इनको सबको डिटेल में पढ़ते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो है ना ग्लोबल सेरिब्रल इस्कीमिया, ठीक है, अगर इसमें क्या होता है रेफर्स टू जनरलाइज्ड रिडक्शन ऑफ सेरिब्रल परफ्यूजन, यानी जनरलाइज्ड इसके अंदर जो है ना नहीं जा रहा ब्लड फुल ब्रेन के अंदर। तो वो क्या है किस कंडीशन में होगा, शॉक में होता है, कार्डियक अरेस्ट में होता है, सीवियर हाइपोटेंशन में होता है, क्रोनिक कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में होता है, क्रोनिक हाइपोक्सीमिया में होता है। ठीक है, अब इन्हीं सारे केसेस में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है किसी तरह से जो है ना ब्लड है वो नहीं जा रहा ब्रेन की तरफ, जिसकी वजह से वहाँ पे इस्कीमिया हो रहा है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर जो है ना ग्लोबल सेरिब्रल इस्कीमिया में ब्रेन जो है ना उसकी क्या फाइंडिंग्स होंगी। अब ग्रॉस फाइंडिंग का मतलब होता है कि जब हम ब्रेन को देखेंगे खोल के, ठीक है, तो हमें क्या क्या नजर आएगा। एक तो ब्रेन स्वोलन होगा, उसके गायराई वाइड हुए होंगे, वाइड एंड सल्काई आर नैरो। देर इज पुअर डिमार्केशन बिटवीन गायराई एंड वाइट ग्रे एंड वाइट मैटर, ठीक है, ग्रे और वाइट मैटर, क्योंकि वो स्वोलन हुआ हुआ है और अंदर स्ट्रक्चर सारे चेंज हुए हुए हैं। तो अब वो जो हमें एक प्रॉपर एक ग्रे और वाइट मैटर के अंदर डिफरेंस नजर आ रहा था वो नहीं होगा। एक्यूट चेंजेस, सब एक्यूट चेंजेस, ठीक है। अब एक्यूट और सब एक्यूट में ये है कि जो एक्यूट है वो 12 से 24 घंटे के दौरान क्या क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। रेड न्यूरॉन्स होंगी जिनमें माइक्रो वैक्यूलाइजेशन होगा, वैक्यूल छोटा हो जाएगा न्यूरॉन्स का, ठीक है। उसके बाद जो है ना देन इओसिनोफिलिया ऑफ द न्यूरोनल साइटोप्लाज्म। इओसिनोफिलिया पिंक कलर आपको पता है कि डाई जो है ना हिस्टोलॉजिकली पिंक होता है, तो हमें जो उसका साइटोप्लाज्म है वो पिंक डाई मिलेगा, ठीक है। फॉलोड बाय श्रिंकेज ऑफ द सेल बॉडी एंड पिक्नोसिस ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो है ना सेल बॉडीज भी उसकी क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी, और जब सेल टूटते हैं तो जो उनका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, कंडेंस हो जाता है, तो ये पिक्नोसिस उसको कह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा, ये सारे चेंजेस आ जाएंगे जो कि 12 से 24 घंटों में आएंगे। उसके बाद जो 2 घंटों में आएंगे सब एक्यूट स्टेज के अंदर वो क्या होगी, निक्रोसिस ऑफ टिश्यूज होगी, इन्फ्लक्स ऑफ माइक्रोफेजेस होगी, उसके बाद वेस्कुलर प्रोलिफरेशन, ग्लाइयोसिस, ठीक है, हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। अब जो ग्लाइयोसिस है इसमें क्या होता है कि जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं ना अब इनकी हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी हो रही होगी। ये भी जो है ना जब सेल टूटते हैं तब चेंजेस आते हैं। रिपेयर में क्या है, मोर देन 2 वीक्स लग जाएंगे रिपेयर में। रिमूवल ऑफ ऑल द नेक्रोटिक टिश्यूज, अब नेक्रोटिक टिश्यूज रिमूव हो रहे हैं। ग्लाइयोसिस, वही बात है कि एस्ट्रोसाइट्स में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। लॉस ऑफ नॉर्मली ऑर्गेनाइज सीएनएस स्ट्रक्चर, अब वो जो नॉर्मल स्ट्रक्चर था वो क्या हो गया, लॉस हो गया। वाटरशेड इन्फार्क्ट्स हमें मिलेंगे। वाटरशेड इन्फार्क्ट्स क्या होते हैं हमारे पास, इसके अंदर जो है ना वेज शेप के जो है ना एरियाज होते हैं इन्फॉक्शन के। वेज शेप का मतलब क्या है कि जो हमारे पास ब्रेन है ना उसके अंदर जो है ना हमारे पास ये फंस गया ब्रेन है इसका, ये जो है ना कॉर्टेक्स वाला एरिया, तो यहाँ पे ना छोटे छोटे में डार्क से जो है ना मैं दिखा देती हूँ, एक मिनट, ये रहा, ठीक है। ये जो है ना इसमें से जो वेज शेप्ड एरिया है ये रहा, ये वाला, ठीक है। ये इन्फॉक्शन की वजह से बने हैं ये वाले, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि हमारे पास हम कर लेते हैं वेज शेप्ड एरियाज ऑफ इन्फॉक्शन, ठीक है। और ये होते कहाँ हैं, अगर चाहे जंक्शन ऑफ आर्टीरियल टेरिटरीज, मोस्ट डिस्टेंट फील्ड ऑफ आर्टीरियल इरिगेशन, जंक्शन बिटवीन आर्टीरियल सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड द मिडल सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। मोस्ट कॉमन, इट इज यूजुअली सीन आफ्टर हाइपोटेंसिव एपिसोड्स, और ये जो है ना जब हाइपोटेंशन होती है उसके बाद होते हैं। इसके अंदर जो हमने दूसरा पढ़ना था वो था फोकल सेरिब्रल इस्कीमिया। हमने यहाँ पे देखा था कि फोकल सेरिब्रल इस्कीमिया, ठीक है, कि मतलब ब्रेन के किसी एक स्पेसिफिक पोर्शन के पास सप्लाई नहीं जा रही होती। अब इसमें क्या है, इट रेफर्स टू द इन्फॉक्शन, ठीक है, ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लोकल ब्लड सप्लाई। सोर्स ऑफ ओक्लूजन क्या होगा, एम्बोलिक ओक्लूजन भी हो सकता है, थ्रोम्बोटिक भी हो सकता है, ठीक है। एम्बोलिज्म का पता है आपको कि जब कोई एक क्लॉट जो है ना मूव करके किसी एक एरिया से दूसरे एरिया चला जाए तो हम उसको एम्बोलिस कह रहे होते हैं। तो वो वाला जो है ना कहीं जाके अगर ब्लॉकेज करेगा तो वो एम्बोलिक ओक्लूजन होगी। जबकि थ्रोम्बोटिक में क्या होगा कि जहाँ पे क्लॉट मौजूद है वहीं पे ही जो है ना ओक्लूजन करा रहा है। इट रिजल्ट इन हेमरेजिक यानी रेड इन्फॉक्शन। मोस्ट कॉमन साइट इसकी क्या है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी। ये वाली चीज़ जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि मिडल सेरिब्रल आर्टरी जो है ना मोस्ट कॉमन जो है ना वो होती है, साइट होती है, और ये जो है ना क्या कराती है, स्ट्रोक कराती है। अब वो कह रहे हैं मोस्ट कॉमन सोर्स म्यूरल थ्रोम्बाई फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। जो सोर्स है मोस्ट कॉमन, ठीक है, कि ये एम्बोलस आया कहाँ से है, तो जो हमारे पास हार्ट होता है उसकी वॉल से जो है ना ये थ्रोम्बाई डिसलोज होके आता है। तो थ्रोम्बोटिक ओक्लूजन इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप, ठीक है। ये जो है ना थ्रोम्बोटिक ओक्लूजन, अब इन दोनों में से मतलब एम्बोलिक होती है थ्रोम्बोटिक होती है, इनमें से कॉमन क्या है, थ्रोम्बोटिक, ठीक है। लेकिन अगर एम्बोलिक की बात करें तो उसमें से जो है ना एम्बोलिक के अंदर क्या होगा कि एक तो जो है ना उसमें अगर सोर्स पूछेंगे तो वो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है, और अगर उसमें से साइड पूछेंगे तो मिडल सेरिब्रल आर्टरी। और थ्रोम्बोटिक हो या एम्बोलिक हो, दोनों के अंदर जो आर्टरी है वो मिडल सेरिब्रल आर्टरी होती है। तो ये एमसीक्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप, रिजल्ट्स इन नॉन हेमरेजिक, ठीक है। वाइट इन्फाक्ट होता है ये, जबकि वो रेड इन्फाक्ट था। मोस्ट कॉमन काज क्या है इसकी, अथीरोस्क्लेरोसिस है, और मोस्ट कॉमन साइट क्या है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। उसके बाद मॉर्फोलॉजी में वो कहता है नॉन हेमरेजिक इस्कीमिक स्ट्रोक होता है, और हमारे पास क्या होता है, हेमरेजिक इस्कीमिक स्ट्रोक होता है। जो हेमरेजिक स्ट्रोक है ना इसकी और जो है ना नॉन हेमरेजिक की फाइंडिंग्स बिल्कुल सेम होती है, लेकिन क्योंकि ये हेमरेजिक है मतलब कि यहाँ पे ब्लीडिंग हुई होगी, ब्लड होगा, तो इसमें बस ये डिफरेंस होता है कि ब्रेन के अंदर जो है ना ब्लड की एक्स्ट्रावाइजेशन होती है, बाहर निकल आता है वो, ठीक है। और सीटी के ऊपर भी थोड़े से चेंजेस और नज़र आते हैं।
ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास नॉन हेमरेजिक के अंदर ग्रॉस फाइंडिंग में क्या होगा, 6 आवर्स में हमें कोई फाइंडिंग नहीं मिलेगी, और जो 40 ब्रेन के अंदर कोई फाइंडिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। और 48 जो आवर्स हैं उसके बाद क्या होगा, पेल स्वोलन टिश्यू हमें मिलेंगे, कॉर्टिको मेडुलरी जंक्शन बिकम इनडिस्टिंक्ट, मतलब जो हमारे पास कॉर्टेक्स है और जो मेडुला है उनके दरमियान हमें कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा होगा। ये कब 48 आवर्स के बाद की बात है। अब जैसे हमारे पास ये वाला है, इसके अंदर देखो ये जो स्टार्ट में जो है ना ये वाला ऐसे हमें नज़र आएगा जब बिल्कुल एक्यूट फेज होगा इसका, ठीक है। तो इसमें देखो हम जो है ना कॉर्टेक्स और इसको जो सेंटर है इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब चेंजेस जो है ना आती जाएंगी और थोड़ा सा टाइम गुजरेगा उसके बाद देखो ये चेंजेस आती जा रही हैं, ठीक है। और फाइनली ये देखो ये इन्फाक्शन यहाँ हुई थी, तो ये इन्फाक्ट एरिया है, इसको हमने नहीं देखना है क्योंकि ये उसके बाद जो है ना यहाँ पे सिस्ट डेवलप हो गई, ये और भी ज़्यादा क्रोनिक और बहुत पुराना वो है पिक्चर है, ये जो है ना हमने देखना है इन्फेक्शन को, ठीक है। उसके बाद आ जाओ हमारे पास क्या माइक्रोस्कोप नहीं 2 to 10 डेज़ में क्या होगा, क्लियर डिमार्केशन बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल टिश्यू। हाँ जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल एबनॉर्मल नज़र आने लग जाएगा। 10 days to 3 weeks लुक इफेक्टिव नेक्रोसिस होगी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी लाइंड बाय डार्क ग्रे टिश्यू। अब माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स में क्या होगा, वो थी जो हमने जो है ना सीटी वगैरह पे देखी है ब्रेन की ग्रॉस फाइंडिंग्स, और जो माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स होंगी उसमें क्या है आफ्टर 12 आवर और आफ्टर 48 आवर्स और 1 to 3 weeks में क्या चेंजेस आएंगी। ये 12 आवर्स के बाद जो है ना रेड न्यूरॉन्स आ जाएंगे, साइटोटॉक्सिक एंड वेजोजेनिक एडीमा हो जाएगा, एंडोथीलियल एंड ग्लाइयल सेल्स मेनली एस्ट्रोसाइट्स स्वेल, माइलिनेटेड फाइबर्स बिगिन टू डिसइंटीग्रेट, ठीक है। तो वो जो न्यूरॉन्स का टूटना है वो सब कुछ शुरू हो जाएगा और जो है ना एस्ट्रोसाइट्स आ जाएंगे और ये सारा कुछ होगा। उसके बाद आफ्टर 48 आवर्स न्यूट्रोफिलिक इमिग्रेशन, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल्स जो है ना आना शुरू हो जाएंगे, फेगोसाइटिक सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम द सर्कुलेटिंग मोनोसाइट्स एंड एक्टिवेटेड माइक्रोग्लाया देन बिकम द प्रीडोमिनेंट सेल्स। जब 48 आवर्स गुजर जाते हैं तो उसके बाद जो है ना फेगोसाइटिक, जाहिर सी बात है वो जो डैमेज टिश्यू है उसकी जो है ना निक्रोसिस होनी है, तो उसके अंदर फेगोसाइट्स और जो है ना एस्ट्रोसाइट्स वगैरह उनके अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। 1 to 3 weeks मैक्रोफेजेस आर स्टफ्ड विद प्रोडक्ट्स ऑफ माइलिन ब्रेकडाउन। अब जो मैक्रोफेजेस हैं उनके 1 to 3 weeks के बाद जब हम देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो हमें नज़र आएगा कि जो मैक्रोफेजेस हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने इनगल्फ किया हुआ है माइलिन जो है ना उनकी ब्रेक डाउन करा के उसकी प्रोडक्ट्स को, और रिएक्टिव एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है, हमें जो है ना पहले ही हफ्ते में मिल जाएंगे। जो रिएक्टिव एस्ट्रोसाइट्स होते हैं ये मैंने शायद पहले भी बताया हो या नहीं बताया, तो इसमें क्या होता है कि जब ब्रेक डाउन होती है ये जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं ये ब्रेक डाउन होने के बाद जो उसके अंदर चेंजेस आते हैं ना, ब्रेन के सेल्स होते हैं ना, तो जब ब्रेक डाउन के बाद इनके अंदर चेंजेस आते हैं, ग्लाइयोसिस हो रही होती है, तो तब ये रिएक्टिव फॉर्म में बन जाते हैं, इनको हम जो है ना रिएक्टिव एस्ट्रोसाइट्स कहते हैं। ये जो है ना हेमरेजिक मैंने आपको पहले बता दिया। अच्छा अब हमारे पास है इंट्रासेरिब्रल हेमरेज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इट रेफर्स टू ब्लीडिंग विद इन द ब्रेन पैरेनकाइमा, ब्रेन के पैरेनकाइमा के अंदर ब्लीडिंग हो रही है। हाइपरटेंशन इज द मोस्ट कॉमन काज, मोर देन 50% ऑफ द इंट्रासेरिब्रल हेमरेजेस, ठीक है। तो इसमें सबसे जो मेन काज है वो हाइपरटेंशन होती है। अब इसमें क्या है कि हाइपरटेंशन क्या करा देती है, एक्सेलरेटेड अथीरोस्क्लेरोसिस इन लार्ज आर्टरीज एंड हाइलीन आर्टीरोस्क्लेरोसिस इन स्मॉलर आर्टरीज। अच्छा यहाँ पे ना ये डिफरेंस जानने की ज़रूरत है कि जो हमारे पास आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होता है इसका मतलब है हार्डनिंग है हमारे पास आर्टरीज की, वो हार्ड होती जाती हैं और जो है ना एंड में नैरो हो जाती हैं, तो ये जो है ना स्मॉल वेसल्स के अंदर हो रहा होता है। जबकि जो अथीरोस्क्लेरोसिस है वो इसकी एक टाइप है, इसमें क्या होता है कि जो है ना हमारे पास फैट जो है ना वो वहाँ जमा होना शुरू हो जाती है, ठीक है, और एक क्लॉट की तरह वहाँ बनने लग जाता है, उसकी वजह से नैरोइंग हो रही होती है। तो ये डिफरेंस याद रखना है कि ये जो आर्टीरोस्क्लेरोसिस है ये हार्डनिंग की वजह से नैरो हो जाना, और ये जो है ना इसमें क्या है फैट की वजह से जो है ना फैट का डिपॉजिट हो जाना। उसके बाद है चारकॉट बुचर्ड माइक्रो एन्यूरिज्म। इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये जो है ना बेजल गैंग्लिया जो हमारे पास होता है ना, बेजल गैंग्लिया के पास असल में जो है ना छोटी छोटी वेसल्स जारी होती है ब्लड सप्लाई की। अब अगर वो वेसल्स जो है ना डायलेट हो जाए तो उसकी वजह से एन्यूरिज्म बन जाता है, और अगर वो एन्यूरिज्म बर्स्ट हो जाए या फट जाए तो उससे क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। तो ये जो है ना उसका नाम है। अब जैसे ये हमारे पास ये है, इसमें देखो ये जो है ना हमारे पास बेजल गैंग्लिया को जो सप्लाई जा रही है, ठीक है, वहाँ पे ये देखो ये एन्यूरिज्म बना हुआ है। जब ये बर्स्ट होगा तो जाहिर सी बात है हेमरेज होगा। तो इस वाले केस को जो है ना
हम इस तरह लेते हैं। इसमें क्या है कि लेस देन जो है ना 30 माइक्रोमीटर जो है ना वेसल जो होगी उनके अंदर जो है ना ये हो रहा होता है, ईजी विद इन द बेसल गैंग्लिया। अब इसकी कॉमन साइट्स क्या होंगी, ठीक है, पुटामिन 50 to 60% मोस्ट कॉमन है। अब पुटामिन क्यों बोला है, क्योंकि ये बेसल गैंग्लिया का पार्ट है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, बेसल गैंग्लिया से रिलेटेड है। थैलेमस, पॉन्स और सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स भी होते हैं, इनकी वजह से भी हो सकता है। और मॉर्फोलॉजी में क्या आता है, हमारे पास मॉर्फोलॉजी में दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक तो ये 2 पॉइंट्स हैं जिनमें हेमरेजेस आते हैं, एक गैंग्लियोनिक हेमरेज और एक क्या है, लोबार हेमरेज, ठीक है। अब इनके नाम से पता है, गैंग्लियोनिक हेमरेज का मतलब है कि बेसल गैंग्लिया के अंदर जो है ना हेमरेज होना एंड थैलेमस के अंदर, ठीक है। और क्या है, लोबार हेमरेज के अंदर क्या है, लोबार का मतलब है लोब्स, जो हमारे पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं उनके अंदर हेमरेज होना। अब क्या माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स में क्या होगा, सेंट्रल कोर ऑफ क्लॉटेड ब्लड सराउंडेड बाय रिम ऑफ ब्रेन टिश्यू, ठीक है, दरमियान में क्लॉट और इर्द गिर्द ब्रेन टिश्यू, सराउंडिंग ब्रेन टिश्यू शोज एनॉक्सिक न्यूरोनल एंड ग्लाइयल चेंजेस एंड एडिमा। सेम वैसे ही चेंजेस होंगे जैसे पीछे हम पढ़ते आए हैं। सबके अंदर क्या होगा, सब में हो तो यही रहा है ना, ब्लड सप्लाई अब नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी ब्रेन को, तो ब्रेन डैमेज होगा। वो डैमेज होने वाले जो चेंजेस आते हैं सेल्स के अंदर, वो सारे चेंजेस इसमें भी होंगे। एनॉक्सिक का मतलब है बिल्कुल ऑक्सीजन ना जाना, ठीक है, एनॉक्सिक न्यूरोनल और ये सारे चेंजेस होंगे। अब इसमें जो मैक्रोफेजेस होंगे वो पिगमेंट लेडन होंगे और जो है ना लिपिड लेडन होंगे। रिएक्टिव एस्ट्रोसाइट्स एट द पेरिफेरी ऑफ लियन। रिएक्टिव एस्ट्रोसाइट्स का मैंने पहले भी बताया, जब भी इस्कीमिया होता है तो एस्ट्रोसाइट्स के अंदर चेंजेस आते हैं ब्रेक डाउन होने की वजह से, जो CNS की टिश्यूज़ होते हैं, तो रिएक्टिव एस्ट्रोसाइट्स हमें मिलते हैं। अब जो हमारे पास आ जाता है सब रेकिनॉइड हेमरेज। सब रेकिनॉइड हेमरेज का क्या काज क्या है, सेकुलर बेरी एन्यूरिज्म, ठीक है। जो सेकुलर बेरी एन्यूरिज्म होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास वेसल होती है वो इस तरह से होती है, ठीक है, उसकी ये इस तरह का उसके अंदर जो है ना एक एन्यूरिज्म सा बनता है, तो ये सेकुलर बेरी एन्यूरिज्म होता है, ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। वैस्कुलर मेलफॉर्मेशंस, उसके बाद जो है ना हेमाटोलॉजिक डिस्टर्बेंसेस, ट्यूमर्स एंड ट्रॉमेटिक हेमाटोमा, ये सारी जो है ना इसकी काजेज़ हैं। अब सेकुलर बेरी एन्यूरिज्म में क्या है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन काज। असल में ना वो चीज़ आपने ज़्यादा याद रखनी है जो MCQ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब अगर सब रेकिनॉइड हेमरेज आता है तो उसमें MCQ ज़्यादातर कॉमन यही होगा कि बेरी एन्यूरिज्म जो है ना इसकी वजह से हो रहा है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ सब रेकिनॉइड हेमरेज। इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म। और जो हमारे पास ब्रेन के अंदर जो एन्यूरिज्म्स हो रहे होते हैं उनमें भी सबसे ज़्यादा कॉमन यही है। द मोस्ट कॉमन साइट एंटीरियर सर्कुलेशन, जगह कौन सी है जहाँ ये हो रहा था, जंक्शन ऑफ एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है, एंड विद एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास काजेज़ क्या होंगे इसके अंदर काजेज स्मोकिंग है, हाइपरटेंशन है 54%, एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। अब पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की वजह से भी हाइपरटेंशन होती है बेसिकली, तो बात वही हो गई कि हाइपरटेंशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। इनहेलर डेनलॉस सिंड्रोम, इसमें टाइप 2 कोलेजन का मसला होता है। अब जब कोलेजन का मसला होता है तो जो वेसल्स होती हैं वो कोलेजन की बनी हुई होती हैं, तो तब जो है ना वेसल की वॉल वीक होगी, वीक होने की वजह से जो ये देखो यहाँ से जो है ना अगर वॉल वीक हो जाती है तो फिर ये ब्लड यहाँ इधर एन्यूरिज्म बन जाएगा। मार्फान सिंड्रोम में भी कोलेजन का मसला होता है। न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस जो है ना टाइप 1, ये हमारे पास ट्यूमर होता है, इस केस में भी होगा। क्लिनिकल फीचर में क्या है, एब्रप्ट ऑनसेट। अब इसमें हमें पेशेंट को क्या लगेगा, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, एब्रप्ट ऑनसेट, इंटेंसली पेनफुल, थंडर क्लैप हेडेक। थंडर क्लैप का हेडेक का मतलब क्या है कि एकदम से पेशेंट को होगा, ठीक है, और जो है ना उसका जो पेन होगा वो इतना सीवियर होगा कि पेशेंट बेहोश भी हो सकता है उससे, क्योंकि हेमरेज हो रहा है ना, ब्लीडिंग हो रही है, कोई वेसल फट रही है, कोई एन्यूरिज्म फट रहा है, तो उससे क्या होगा, थंडर क्लैप हेडेक का मतलब है कि बहुत सीवियर, एकदम से इतना ज़्यादा, और होगा थोड़ी देर के लिए, मतलब कि 60 सेकेंड से 5 मिनट्स तक का होगा, लेकिन यह है कि इतना ज़्यादा होगा कि बर्दाश्त नहीं होगा। ऑफन डिस्क्राइब्ड एज वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इन 25 to 50% ऑफ द केसेस। साइंस ऑफ मेनिंजल इरिटेशन, जैसे कि नेक स्टिफनेस हो जाती है, फोटोफोबिया, वॉमिटिंग में भी सेम। अब इसकी जो है ना मैनेजमेंट में हमारे पास क्या होगा, मैनेजमेंट, ठीक है। बेस्ट इनिशियल टेस्ट क्या है, हम कराएंगे CT स्कैन विदाउट कॉन्ट्रास्ट विद इन 12 आवर्स ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट लंबर पंक्चर। पहले तो जब हमारे पास फौरन आएगा तो हम कराएंगे CT, ठीक है, जो कि 12 घंटे के अंदर कराना होता है, और जो मोस्ट एक्यूरेट है वो लंबर पंक्चर है, डन व्हेन द CT इज़ नेगेटिव आफ्टर 12 आवर्स, ठीक है। एक तो 12 घंटे के बाद आया है पेशेंट, तब CT कराने का कोई हमें पता नहीं चलेगा इतना खास, तो हम लंबर पंक्चर करा लेंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट में क्या है, हमने ब्लड प्रेशर की वजह से हो रहा है ना, कि जब ब्लड प्रेशर हाई हुआ था तब हुआ था, तो हमने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है टू प्रिवेंट री ब्लीडिंग। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये भी डायलेट कराते हैं वेसल्स को, और जो है ना ब्लड प्रेशर कम कराते हैं टू प्रिवेंट द वेजोस्पैज्म
एम्बोलाइजेशन ऑफ द ब्लीडिंग वेसल इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, एम्बोलाइजेशन का मतलब नाम से जाहिर है कि हमने जो है ना वेसल के अंदर एक जो है ना हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, वो ले जाके वहाँ पे एम्बोलस की तरह बना के उसको जो है ना वो रोकना होता है, एम्बोलाइजेशन करनी होती है। उसके बाद सर्जिकल क्लिपिंग कैन बी डन इफ़ एम्बोलाइजेशन नॉट अवेलेबल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है वेस्कुलर मेलफॉर्मेशन। अब वेस्कुलर मेलफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास क्या है, आर्टीरियो वीनस। इसकी जो है ना मैंने नाम पहले बता दिए थे। आर्टीरियो वीनस मेलफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि आर्टरी और वेन की कोई मेलफॉर्मेशन है। मोस्ट कॉमन वेस्कुलर मेलफॉर्मेशन, एक तो जब वेस्कुलर मेलफॉर्मेशन की बात करेंगे तो सबसे कॉमन यही होगी। मोस्ट कॉमन साइट इसमें क्या है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी की पोस्टीरियर ब्रांचेस। ठीक है, इसकी पोस्टीरियर ब्रांचेस, वो कहता है कि ये मेल्स के अंदर ज़्यादा होगा, फीमेल्स के अंदर कम। लार्ज आर्टीरियोवेनस मेलफॉर्मेशन स्पेशली ऑफ द वेन ऑफ द गैलन इन द न्यू बॉर्न्स। अब जो वेन ऑफ गैलन है, इसमें होता क्या है, जो हमें पता है कि जो आर्टरीज और जो ना वेन्स हैं, वेन्यूल्स हैं या आर्टरियोल्स हैं, उनके दरमियान ना एक कैपिलरी का एक चैनल होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि वो कैपिलरी वाला चैनल नहीं होता, आर्टरी और वेन डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं न्यू बॉर्न्स के अंदर। ये एक मेलफॉर्मेशन होती है जिसमें क्या होगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है। अब कैवर्नस हीमेंजियोमा, हीमेंजियोमा ठीक है, एक बिनाइन ट्यूमर की तरह होता है। कैवर्नस का मतलब नाम से जाहिर है कि वेसल्स का होता है, थिन वॉल्ड वेस्कुलर चैनल। ठीक है, इनमें वॉल्स बहुत थिन होती हैं विदाउट इंटरवेनिंग नर्वस टिश्यू। इसमें कोई नर्वस टिश्यू की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, क्योंकि देखो ये ब्रेन में हो रहा है, लेकिन ब्रेन के अंदर जो वेसल्स हैं ये प्योरली वेसल्स का ट्यूमर है। ठीक है, तो ब्रेन को ये इन्वॉल्व नहीं कर रहा। मोस्ट कॉमन साइट क्या है, सेरिबेलम। कैपिलरी टेलेंजेक्टेशिया, इसमें भी थिन वॉल्ड वेस्कुलर चैनल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, विद इंटरवेनिंग नर्वस टिश्यू, इसमें ये डिफरेंस है। मोस्ट कॉमन साइट क्या है, पॉन्स। अब ये जो है ना वीनस एंजियोमा, ठीक है, ये एग्रीगेट्स ऑफ एक्टैटिक वीनस चैनल्स का बना हुआ होता है, कि मतलब सारे वीनस चैनल्स इकट्ठे हुए होते हैं। लेकिन ये होता कहाँ पे है, स्पाइनल कॉर्ड और ओवरलाइंग मेनिंजेस पे। ठीक है, और ये हमारे पास एक डिजीज़ करा देता है जिसको क्या कह रहे हैं, फॉक्स एलन जॉइन डिजीज़। अब हमारे पास क्लिनिकल पर्स में क्या होगा, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक का नाम से जाहिर है कि थोड़ी देर के लिए, ट्रांजिएंट का मतलब टेम्परेरी सा एक जो इस्कीमिक अटैक होता है। फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट लास्टिंग लेस देन 24 आवर्स। और स्ट्रोक का मतलब वो एक्यूट ऑनसेट ऑफ द फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट लास्टिंग मोर देन 24 आवर्स। एम्यूरोसिस फ्यूगैक्स क्या होता है हमारे पास, ये ट्रांजिएंट टेम्परेरी मोनो ऑक्यूलर ब्लाइंडनेस फ्रॉम ऑक्लूजन ऑफ ऑफ्थेल्मिक आर्टरी होता है। इसमें क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए जो है ना इन पेशेंट जो है ना ब्लाइंड हो जाता है, क्योंकि ऑफ्थेल्मिक आर्टरी इसमें ऑक्लूड हुई हुई होती है। अच्छा, अब जो टॉपिक है वो है सीएनएस के इन्फेक्शन। अब सीएनएस के इन्फेक्शन में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका स्प्रेड कैसे होता है। एक तो ये हेमाटोजेनस स्प्रेड से होता है, ब्लड से फैलता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन इसकी यही है। और डायरेक्ट इंप्लांटेशन, कोई इंप्लांट लगाएं, लोकल एक्सटेंशन मतलब कहीं इन्फेक्शन हुआ है, फिर इर्द गिर्द के टिश्यूज में फैल गया है, पेरिफेरल नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो इसमें क्या एग्जांपल क्या होगी हमारे पास, जैसे कि एचआईवी या हमारे पास शिंगल्स वगैरह होते हैं, वो जो है ना इसकी एग्जांपल आ जाते हैं। आगे जो है ना एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। ठीक है, एक्यूट पायोजेनिक क्या होता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है। बैक्टीरिया की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है लेप्टोमेनिंजेस की, और जो है ना सीएस विद इन द सब एरेकिनॉइड स्पेस। अब यहाँ पे लेप्टोमेनिंजेस का मतलब है दो जो हमारे पास मेनिंजेस होंगी ना, जिसमें पायोमेटर और एरेकिनॉइड मैटर आ जाती है। ठीक है, और ओवरऑल ये किसकी वजह से होगा, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से होगा। और अगर एज के अकॉर्डिंग देखें तो जो नियोनेट्स होते हैं उनमें इकोलाई, उसके बाद ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस एक लैक्टिशिया है। ठीक है, इसकी वजह से हो रहा है। और अगर एडल्ट्स का पूछेगा तो नेसीरिया मेनिंजाइटिस की वजह से, और जो एल्डरली हैं उनमें स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया एंड डिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस की वजह से हो रहा है। अब क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसके अंदर सिम्टम्स में क्या होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा। ठीक है, हेडेक, नेक स्टिफनेस, फोटोफोबिया, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, सीजर्स, कर्निंग साइन पॉजिटिव। ठीक है, और जो है ना ब्रूनिस की साइन पॉजिटिव। अब ये जो साइंस है, ये जब हम लोग किसी मेनिंजाइटिस का पेशेंट, चाहे वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो या ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस हो या कोई भी मेनिंजाइटिस हो, उनमें जो है ना ये साइन क्या होते हैं, पॉजिटिव आते हैं पेशेंट के। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है ना हमारे पास ये नेक स्टिफनेस, फोटोफोबिया, हेडेक और कॉन्शियसनेस वाला भी उसके अंदर होगा लाजमी। और इन मेनिंजाइटिस क्योंकि इन्फ्लेमेशन है तो इनमें फीवर भी कॉमन होगा। अब हमारे पास मॉर्फोलॉजी में क्या आ जाएगा, ग्रॉस में क्या आ जाता है, एक्सुडेट विद इन द लेप्टोमेनिंजेस ओवर द सर्फेस ऑफ ब्रेन। अब एक तो हमारे पास सेंटर में ब्रेन होता है ना, ब्रेन के बाहर होती है मेनिंजेस, तो वो जो मेनिंजेस है, लेप्टोमेनिंजेस मतलब उन दो पाया और एरेकिनॉइड के दरमियान क्या हो जाएगा, उधर हमारे पास एक्सुडेट होगा। द मेनिंजियल वेसल्स आर इनगॉर्ज्ड एंड स्टैंड आउट प्रीडोमिनेंटली। ठीक है, ये मैं नजर आ रही होंगी। माइक्रोस्कोपी में क्या है, वेरी स्फीयर केस में क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स फिल द इंटायर सब एरेकिनॉइड स्पेस। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स होंगे सब एरेकिनॉइड स्पेस के अंदर। अगर लेस स्फीयर होगा, न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट अराउंड द लेप्टोमेनिंजियल ब्लड वेसल्स। ठीक है, यहाँ पे ये डिफरेंस है, यहाँ ब्लड वेसल्स के अराउंड होंगे न्यूट्रोफिल्स, वहाँ सब एरेकिनॉइड स्पेस के अंदर चले जाएंगे जब स्फीयर होगा। फोकल सेरिबेरिटीज। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स जो होंगे इन्फिल्ट्रेट इनटू द सब्सटेंस ऑफ द ब्रेन। अब ये क्या है, इसमें फोकल का मतलब है कि सेरिबेरिटीज का मतलब क्या है, ब्रेन के अंदर न्यूट्रोफिल्स चले जाएंगे। ठीक है, फ्लीबाइटिस काजेस वीनस ऑक्लूजन एंड हेमरेजिक इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन। वीनस ऑक्लूजन करा देगा और क्या करा देगा, हेमरेजिक इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन शो कराएगा। माइक्रोस्कोपी पे हम देखेंगे। अब हमारे कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, सेरिब्रल एडिमा हो जाएगा पेशेंट को। ठीक है, और कम्युनिकेटिंग एंड नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस हो जाएगा, क्रोनिक एडेसिव एराकोंड्राइटिस। अच्छा, अब जो है ना हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करने लगे। मॉर्फोलॉजी में क्या है, हमारे पास ग्रॉस हमें देखने में क्या मिलेगा कि एक्सुडेट है विद इन लेप्टोमेनिंजेस ओवर द सर्फेस ऑफ ब्रेन। ओवर द सर्फेस ऑफ ब्रेन का मतलब क्या है कि ब्रेन होता है ना सेंटर में, उसके इर्द गिर्द ये मेनिंजेस होती हैं। ठीक है, तो ये लेप्टोमेनिंजेस बेसिकली ये पाया और एरेकिनॉइड का बोल रहा है।
ठीक है, तो उनके अंदर क्या होगा, एक्सुडेट होगा। मेनिंजियल वेसल्स जो होंगी वो इनगॉर्ज्ड होंगी और स्टैंड आउट प्रीडोमिनेंटली। ठीक हो गया। माइक्रोस्कोपी में हमें क्या होगा, माइक्रोस्कोपी में अगर तो वेरी सिवियर इन्फेक्शन है, ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स फिल्स इंटायर सब रेकिनॉइड स्पेस, तो ये ना सब रेकिनॉइड स्पेस में होंगे। अगर तो लेस सिवियर इन्फेक्शन है, न्यूट्रोफिल्स कहाँ, लेप्टोमेनिंजियल ब्लड वेसल्स के अराउंड होंगे। ठीक है, और अगर जो है ना फोकल सेरिब्रिटीज़ है, इसका मतलब है कि ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन हुआ है, मतलब पहले तो मेनिंजिस में था ना, तो अब ब्रेन के अंदर चला जाएगा। और फ्लीबाइटस में क्या होगा कि इसमें वीनस ऑक्लूजन करा देगा और हेमरेजिक इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन करा देगा। अच्छा, अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, ठीक है, ये बाहर मेनिंजेस के अंदर इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है, अब क्या होगा कि सेरिब्रल एडीमा, ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता ना अंदर की तरफ फैलना शुरू हो जाएगा। सेरिब्रल एडीमा में क्या होगा कि उसके अंदर फ्लूइड आएगा, फिर हमारे पास कम्युनिकेटिंग नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस हो जाएगा, क्योंकि आईसीएफ ज़्यादा हो गया ना। ठीक है, तो उसके बाद क्रोनिक एडहेसिव अरेकिडोनाइटिस, इसमें जो है ना अरेकिनॉइड का भी इन्फेक्शन उसमें भी फैल जाएगा। और उसके बाद वेंट्रिकुलाइटिस, वेंट्रिकल्स में इन्फेक्शन फैल जाएगा और हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। और क्रेनियल नर्व पाल्सी जो कि 8th क्रेनियल नर्व पाल्सी है, जो कि क्या करा देगी, डेफनेस करा देगी। अब है हमारे पास एक्यूट एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। ये जो मेनिंजाइटिस होता है ना, इसमें और कोई ऑर्गेनिज्म नहीं मिलता, लेकिन जो है ना ज़्यादातर जो है ना ये वायरस की वजह से हो रहा है। रेफर्स टू द मेनिंजाइटिस इन एब्सेंस ऑफ रिकॉग्नाइजेबल ऑर्गेनिज्म बट यूजुअली बाय द वायरस 70% केसेस के अंदर। ठीक है, इट यूजुअली कास्ड बाय एकोवायरस, कोकासाकी वायरस और पोलियो वायरस और एनसिड्स। 4 वायरसेस की वजह से हो रहा होता है। अच्छा, ये ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको गौर से सुनना है। और इसकी जो है ना आगे जो है ना जो डिफ्रेंसिएशन होगी वायरल, बैक्टीरियल और जो है ना ट्यूबरकुलस जो मेनिंजाइटिस है उसकी टेबल को हम देखेंगे तसल्ली से, ताकि जो है ना वो हमें अच्छे से जो है ना करनी है। उसमें से एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं, इवन ये सिनेरियो पहचानने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस इज कास्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये बैक्टीरियल है और ये जो है ना माइकोबैक्टीरियम की वजह से हो रहा होता है। अब हमारे पास आ जाता है इट रिजल्ट्स फ्रॉम द कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, किसी को प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस हुआ, उसके बाद जो है ना वो फैला और वो जो है ना ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में चेंज हो गया। मोस्ट कॉमन साइट बेस ऑफ ब्रेन। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या है, वो कहता है अरेकिनॉइड फाइब्रोसिस दैट काजेज हाइड्रोकेफलस एंड ऑब्लिटरेटिव एंड आर्ट्राइटिस दैट काजेज इन्फाक्शन। ठीक है, तो ये इन्फाक्शन और हाइड्रोकेफलस करा सकता है। CSF फाइंडिंग इन मेनिंजाइटिस। अच्छा, ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि हमने कंपेयर करना है। ठीक है, अच्छा पहले तो हमें जो है नॉर्मल चीज़ों का पता होना, जो नॉर्मल CSF, अब देखो जब मेनिंजाइटिस होगा पेशेंट को, तो हमने क्या करना है, उसका CSF लेके एग्जामिनेशन के लिए लैब में भेजना है। CSF के अंदर जो है ना ये सारी फाइंडिंग्स हैं कि CSF में कितने क्या चीज़ होगी कि हम कहेंगे बैक्टीरियल है, वायरल है या ट्यूबरकुलस है मेनिंजाइटिस। CSF की पहले नॉर्मल चीज़ें देख लो। CSF की टोटल जो सेल काउंट है वो लेस देन 5, ठीक है, mm³ होगी। और डिफरेंशियल काउंट, ठीक है, उसके बाद ग्लूकोज 2/3 ऑफ द सीरम ग्लूकोज होना चाहिए। और मतलब जितना सीरम में ग्लूकोज होगा उसका 2/3 हो। प्रोटीन 15 to 45 mg पर डेसीलीटर हो। अपीयरेंस और उसकी ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, तो अब जब बैक्टीरिया की बात करेंगे तो बैक्टीरिया में क्या देखेंगे कि टोटल सेल काउंट बहुत ज़्यादा होगा, तकरीबन 1000 से 20,000 होंगे सेल्स। ठीक है, तो ये इसका ये डिफरेंस आ जाता है। नॉर्मल में लेस देन 5 होने चाहिए थे, जबकि इसके अंदर कितने हैं, 1000 से 20,000। ठीक है, और जो इसके अंदर जो डिफरेंशियल काउंट है पॉलीमॉर्फ्स न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, और जो है ना इसमें ज़्यादातर न्यूट्रोफिल्स होते हैं। और जो ग्लूकोज की बात की जाए तो इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर ग्लूकोज कम होगा, जबकि प्रोटीन की बात की जाए तो ज़्यादा होगी। प्रोटीन इधर ज़्यादा होती है, इसमें ग्लूकोज कम होता है। ठीक है, क्लाउडी होगा। और जो है ना पॉजिटिव ग्राम स्टेनिंग इसमें पॉजिटिव होगी। ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया के लिए होती है ना, तो 60 to 90%, और कल्चर पॉजिटिव 60 to 90% होगा। ठीक है, अब जो है ना वायरल की अगर बात करें तो जो वायरल हमारे पास वायरल में सेल्स होंगे, ठीक है, जो हमारे पास टोटल सेल काउंट है वो अब क्या होगा, बैक्टीरिया की निस्बत कम होगा, लेकिन नॉर्मल से तो ज़्यादा है। नॉर्मल से ज़्यादा 50 to 1000 के रेंज में होगा, तो इसको हम कहेंगे कि ये वायरल वाला मेनिंजाइटिस है। पॉलीमॉर्फ से इधर मोनोन्यूक्लियर्स होंगे। ठीक है, मतलब वायरल के अंदर लिम्फोसाइट्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, इधर न्यूट्रोफिल्स थे। अब इसमें क्या है कि ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल रहेगा, जबकि प्रोटीन क्या होगी, रेज्ड होगी। और जो हमारे पास CSF होगा ना वायरल वाले केस में, वो क्लियर होगा, मतलब बिल्कुल जैसे फ्लूइड होता है नॉर्मल वैसे ही होगा। इधर क्लाउडी था। अब यहाँ पे जो है हमारे पास क्या है, ग्राम स्टेनिंग क्योंकि वायरल के लिए नहीं होती तो ये नेगेटिव होगी यहाँ पे। ठीक है, अब अगला हमारे पास आ जाता है ट्यूबरकुलस के अंदर क्या होगा, सेल्स हमारे पास 10 to 1000 होंगे। और जो हमारे पास ये मिक्स्ड होंगे, मोनोन्यूक्लियर भी होंगे और पॉलीमॉर्फ्स भी होंगे। ट्यूबरकुलस ना थोड़ा यूनिक हो जाता है, तो इसकी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, ये ज़्यादातर आती हैं। ठीक है, इसमें मोनोन्यूक्लियर भी होंगे, पॉलीमॉर्फ्स भी होंगे, लेकिन मोनोन्यूक्लियर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे पॉलीमॉर्फ से। अब वो कह रहा है कि डिक्रीज है, ग्लूकोज कम होगा।
ठीक है। इधर ग्लूकोज कम होगा, बैक्टीरियल वाले में क्या था, ग्लूकोज कम था लेकिन बहुत ज़्यादा कम था, मार्केटली, ठीक है। और जबकि वायरल में कोई डिफरेंस ही नहीं था ग्लूकोज का। अब यहाँ पे क्या है, इंक्रीज्ड प्रोटीन, प्रोटीन किस में, वायरल में भी इंक्रीज है, ट्यूबरकुलस में भी इंक्रीज है और बैक्टीरियल में भी। तो इसका खास डिफरेंस याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्यूबरकुलस में हाँ मार्केटली इंक्रीज है, तो ये देख लो। अब इसमें क्या है, प्रूलेंट होगा हमारे पास, CSF का जो कलर है ये देखो, ठीक है, अपीयरेंस जो है प्रूलेंट होगी, जैसे पस की तरह का उसका जो है ना वो होगा। और जो हमारे पास ग्राम स्टेनिंग है वो भी इसकी नेगेटिव होगी। तो यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि पेशेंट को कौन सा मेनिंजाइटिस हुआ हुआ है। इस टेबल को जो है ना एक दफ़ा अच्छे से देख लेना। अच्छा, अब जो है ना ब्रेन अब्सेसिस में क्या होगा कि इट रेफर्स टू द फोकल सुपरेटिव इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन पैरेन्काइमा, ठीक है, पस वगैरह हो जाती है ब्रेन पैरेन्काइमा के अंदर। ऑर्गेनिजम्स कौन से करा रहे होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई मोस्ट कॉमन है, ठीक है। इन सब में जो है ना जितने भी अभी पढ़ रहे हैं हम इन्फेक्शन, इनमें से जो सबसे ज़्यादा कॉमन है ना उसको याद रखना है, क्योंकि MCQ आया तो वहाँ से जो है ना आ जाएगा। स्टेफाइलोकोकस एनारोब्स, उसके बाद पोलीमाइक्रोबियल मल्टीपल ऑर्गेनिज्म 80 to 90% केसेस। उसके बाद सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मेस्टोइडाइटिस, साइनोसाइटिस एंड एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, ब्रोंकिक्टेसिस, साइनोटिक कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेस, ठीक है। तो ये आइटिस वाली इन्फ्लेमेशन वाले जो है ना इन्फ्लेमेशन कराएंगे, ठीक है, उससे फिर क्या हो जाती है, अब्सेस हो जाती है बाद में। उसके बाद डिस्क्रीट लियन, मॉर्फोलॉजी में हमें क्या बनेंगे, डिस्क्रीट लियंस विद द सेंट्रल लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस सराउंडिंग फाइब्रस कैप्सूल, ठीक है। उसके इर्द गिर्द क्या होगा, फाइब्रस कैप्सूल होगा एंड वेजोजेनिक एडीमा, और एडीमा होना शुरू हो जाएगा। ग्रेन्युलेशन टिश्यू विद द न्यू वेस्कुलराइजेशन अराउंड द नेक्रोसिस, नेक्रोसिस के अराउंड क्या होगा, फिर ग्रेन्युलेशन टिश्यू मिलेगा हमें। उसके बाद मोस्ट कॉमन साइट क्या है, फ्रंटल लोब में होता है, फॉलोड बाय द पेराइटल लोब। पहले क्या होता है, फ्रंटल लोब में होगा, फिर क्या होगा, पेराइटल लोब में। मोस्ट कॉमन साइट्स याद रख लो। एब्सेस कहाँ कहाँ होती है, फ्रंटल लोब में और पेराइटल लोब में। क्लिनिकल फीचर्स, हेडेक मोस्ट कॉमन फीचर, इट इज़ डल एंड कॉन्स्टेंट। इसमें ना मतलब जैसे बहुत ज़्यादा शार्पिंग पेन इस तरह का नहीं, वो थोड़ा थोड़ा दर्द रहेगा उसको, ठीक है, और कांस्टेंट रहेगा। फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट एंड इसमें सीजर्स होंगे। साइन ऑफ रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा होने के जो है ना इसके अंदर साइंस होंगे। और अब हमारे पास क्या है, इसमें क्रेनियल नर्व 3 और क्रेनियल नर्व 6 की पालसी होगी, ठीक है। और CT स्कैन में क्या होगा, रिंग इनहेंसिंग लियन विद अ लो डेंसिटी कोर, ठीक है, रिंग इनहेंसिंग लियन होगी हमारे पास। रिंग इन्हेंसिंग का मतलब है कैसे, पहले छोटा सा होगा फिर उसके बाद इस तरह से बनता जाएगा। तो जब पुराना जो होगा उसके अंदर और तरह के चेंजेस होंगे, जो ऐसे फैलता जाएगा तो उसमें और तरह के चेंजेस नजर आएंगे। तो ये एक रिंग इन्हांसिंग लियन, यानी कि रिंग बढ़ता जा रहा है। कॉम्प्लिकेशन में क्या है, कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, सेरिब्रल हर्निएशन, रप्चर, वेंट्रिकुलाइटिस, मेनिंजाइटिस और वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। कॉम्प्लिकेशन पिछले की भी मेनिंजाइटिस और जो है ना वेंट्रिकुलाइटिस थी, और बाकी जो है ना ये सारी चीज़ें ना तकरीबन मिलती जुलती हैं इनके अंदर। बाकी हर्निएशन याद रख लो, ठीक है, और वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस। अब हमारे पास क्या है, न्यूरोसिफिलिस। न्यूरोसिफिलिस, सिफिलिस के नाम से पता है कि हमें क्या, ट्रेपोनीमा पैलिडम की वजह से हो रहा होगा। सिफिलिस है ना, तो CNS के अंदर अगर मसला करेगा, इट इज़ द टर्शरी स्टेज ऑफ सिफिलिस कास्ड बाय ट्रेपोनीमा पैलिडम। इट अकर्स इन 10% ऑफ द पेशेंट्स विद अनट्रीटेड इन्फेक्शन। जब ये ठीक नहीं होता इन्फेक्शन, सिफिलिस वाला जो नॉर्मल हुआ होता है, तो वो 10% ऑफ केसेस के अंदर CNS में हो जाता है। इट प्रेजेंट्स विद फॉलोइंग मेजर सिम्टम्स। न्यूरोसिफिलिस की जो फॉर्म्स हैं उसमें से जो है ना, पहली क्या है मेनिंगोवैस्कुलर, दूसरी क्या है पेरिटिक न्यूरोसिफिलिस, और तीसरी है टैब्स डॉर्सैलिस, ठीक है। अब इसमें हमने क्या है, पहले मेनिंगोवैस्कुलर के नाम से ज़ाहिर है, मेनिंगो एंड वैस्कुलर यानी मेनिंजिस का मसला और वेसल्स का मसला। इट इज़ क्रोनिक मेनिंजाइटिस इन्वॉल्विंग द बेस ऑफ ब्रेन। इट रिजल्ट्स इन वैस्कुलाइटिस काजिंग स्ट्रोक। इट इज़ एसोसिएटेड विद ऑब्लिटरेटिव एंड आर्ट्राइटिस, ह्यूबर्नर आर्ट्राइटिस, ठीक है। तो ये जो ह्यूबर्नर आर्ट्राइटिस है, ये असल में ना एक आर्टरी का नाम है, ठीक है, उससे निकला है। ये जो है ना हमारे पास सेरिब्रल आर्टरी होती है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, उसकी ब्रांच है, ठीक है। तो उसका जो है ना उसके इन्फेक्शन की वजह से जो है ना हो रही होती है। सेरिब्रल ग्यूमास प्लाज्मा सेल रिच मैसलियंस, ठीक है, जिसमें क्या होता है प्लाज्मा सेल ज़्यादा होंगे इसके अंदर। और पेरिटिक न्यूरोसिफिलिस के अंदर क्या होगा, कास्ट बाय इन्वेजन ऑफ ब्रेन बाय T पैलिडम, ठीक है। कास्ट बाय इसमें क्या होगा कि ना लॉस ऑफ मेंटल एंड फिजिकल फंक्शन, मूड अल्ट्रेशंस, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर, उसके बाद सिवियर डिमेंशिया, जनरल पेरिसिस ऑफ इंसेन,
ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि सारे जो है ना हमारे पास यानी कि मूड और बिहेवियर और इन चीज़ों से रिलेटेड आ जाते हैं सीएनएस के पेरिटिक के अंदर। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि टैब्स डोर्सैलिस के अंदर क्या होगा, कास्ट बाय डैमेज टू सेंसरी नर्व्स इन द डोर्सल रूट। अब जब डोर्सल रूट है वो सेंसरी नर्व्स को जो है ना सप्लाई कर रहा होता है, तो जब डोर्सल रूट के अंदर जो है ना सेंसरी नर्व्स पे डैमेज होगा तो क्या होगा, हमारे पास जॉइंट्स की पोजीशन की सेंस चली जाएगी, इम्पेयर्ड जॉइंट पोजीशन सेंस, लोकोमोटर एटेक्सिया, ठीक है, लॉस ऑफ पेन सेंसेशन, लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स, आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपल। ठीक है, आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपल के बारे में मजीद उसने नीचे बताया हुआ है। वो जो है ना क्या होता है कि जो हमारे पास इट रेफर्स टू द बायलेटरल स्मॉल प्यूपल्स दैट कॉन्स्ट्रिक्ट व्हेन द फोकसिंग ऑन द नियर ऑब्जेक्ट, आई ई दे अकोमोडेट डू नॉट कंस्ट्रिक्ट व्हेन एक्सपोज टू द ब्राइट लाइट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एर्गाइल जो है ना रॉबर्टसन प्यूपिल के अंदर के जब ना पेशेंट करीब का ऑब्जेक्ट देखेगा तब उसकी प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, लेकिन जब उस पर लाइट डाली जाए तो तब वो कोई रिस्पॉन्स नहीं शो करती, कॉन्स्ट्रिक्ट होना चाहिए, नहीं होती। ठीक है, अब प्यूपिल्स दैट अकोमोडेट बट डू नॉट रिएक्ट आर सेट टू शो लाइट नेयर डिसोसिएशन। अब लाइट नेयर डिसोसिएशन का मतलब क्या है कि जो लाइट पड़ रही है और जो नेयर पे जो है ना अकोमोडेशन हो रही है वो डिसोसिएट हो गई है। मतलब इसमें होगा क्या, पेशेंट का जो लाइट पाथवे है ना कि लाइट डालने से जो कंस्ट्रिक्ट हो रहा है वो ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो है ना न्यूरोलॉजिकल पीछे मसला हो रहा है सिफिलिस की वजह से। ठीक है, और जो बाकी जो उसकी नेयर की होगी, करीब देखने की जो विजन की अकोमोडेशन होती है जिसको एडजस्ट करता है अपनी उसको आइज़ को और जो है ना प्यूपिल्स को, वो सही रहेगी। ठीक है, तो उस कॉन्स्ट्रिक्ट करके वो उसको सही से काम कर लेगा, लेकिन जो है ना लाइट का मसला होगा उसको। ठीक है, अब यह फंगल मिनिंगो, ठीक है, फंगल मिनिंगो इनकेफ्लाइटिस। इसमें क्या होगा, फंगल नाम से पता है, मिनिंगो इनकेफ्लाइटिस का मतलब क्या है, इनकेफ्लाइटिस भी होगा और मेनिंजिस की इन्वॉल्वमेंट होगी। फंगल डिजीज ऑफ द सीएनएस इज इनकाउंटर्ड प्राइमरली इन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है, इंडिविजुअल्स। अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी है, फंगल इन्फेक्शन मोस्टली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स के अंदर हो रहे होते हैं। मोस्ट कॉमन रूट क्या होगा, हेमाटोजीनस डिसेमिनेशन। ठीक है, ब्लड से स्प्रेड करेगा, रूट इसका यही है हेमाटोजीनस। मोस्ट कॉमन काज ऑफ वेस्कुलाइटिस, ठीक है, म्यूकोर एंड एस्परजिलोसिस होगा। मोस्ट कॉमन फंगल सीएनएस इन्फेक्शन इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस म्यूकोर। ठीक है, तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाले के अंदर क्या होगा, म्यूकोर कर रहा होगा। मोस्ट कॉमन काज पेरेन्काइमल इन्वेजन में क्या होगा, कैंडिडा एंड क्रिप्टोकोकस। अब ये अच्छा, तो क्रिप्टोमेनिंजाइटिस, हमारे पास क्रिप्टोमेनिंजाइटिस में क्या होता है, कास्ट बाय क्रोनिक मेनिंजाइटिस। ठीक है, सी से क्रिप्टो, सी से क्रोनिक। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन जो है ना फंगल जो सीएनएस इन्फेक्शन होता है जो कि एड्स वालों में होता है, और जब CD4 काउंट उनकी क्या हो 100 से कम हो। इट प्रेजेंट्स विद हेडेक, फीवर, अल्टरमेंटेशन बट एब्सेंट मेनिंजियल साइंस। इसमें जो है ना मेनिंजाइटिस के जैसे साइंस थे ना, कर्निंग साइन वगैरह, वो नहीं होंगे यहाँ पे। उसके बाद जो है ना इसमें ऐसी बना देती हैं। तो इसमें क्या है कि बडिंग यीस्ट आर विजिबल। ठीक है, इसमें बडिंग यीस्ट विजिबल होते हैं सीएसएफ के अंदर और टिश्यूज़ के अंदर। सीएसएफ पॉजिटिव क्रिप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट होगा इसको, और इसको इंडिया इंक कहेंगे। और टिश्यू PAS म्यूसिकेरामाइन एंड सिल्वर स्टेन। ठीक है, आगे जो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूको इनकेफ्लोपैथी। ये क्या होता है, ये वायरल इनकेफ्लाइटिस होता है जो कि जो है ना JC पोलीमा वायरस। ठीक है, JC यहाँ पे क्या है, जॉन क्यूनिंगम। ठीक है, जॉन क्यूनिंगम वायरस की वजह से होता है। ये असल में होता ही है हमारे पास, ये जो हमारे पास पेपिलोमा वायरस होता है ना, ये टाइप 2 होता है पेपिलोमा वायरस का। ठीक है, वायरस इन्फेक्ट्स ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, देयरफॉर डीमाइलिनेशन इज द पेरिफेरल प्रिंसिपल पैथोलॉजिकल इफेक्ट। रिस्क फैक्टर क्या होंगे, इम्यूनो सप्रेशन। एड्स में जो है ना व्हेन CD4 काउंट जो है ना लेस देन 50 होगी तब होगा पेशेंट को। और मॉर्फोलॉजी में क्या है, पैचेस ऑफ डीमाइलिनेशन, क्योंकि हमने कहा कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को इन्फेक्ट कर रहे होते हैं और डीमाइलिनेशन करा रहे होते हैं। तो ये हमें मिलेगा किस तरह, पैच ऑफ डीमाइलिनेशन ऑफन इन द सब कॉर्टिकल लोकेशन। ठीक है, इन द सेंटर ऑफ पैच आर लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस, इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन इन ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। उसके बाद आ जाता है HIV मेनिंगो इनकेफ्लाइटिस। इट इज सब एक्यूट इनकेफ्लाइटिस इन पेशेंट्स विद HIV। it presents with dementia, refers to as AIDS dementia complex। ठीक है, इसमें पेशेंट को क्या होता है, डिमेंशिया होता है, और इसको हम कहते हैं एड्स डिमेंशिया कॉम्प्लेक्स। मेमोरी लॉस, इसमें मूड डिस्टर्बेंसेस होती हैं, एपैथी, डिप्रेशन, मोटर एबनॉर्मेलिटीज, एटेक्सिया एंड सीजर्स, बाउल एंड ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस। मॉर्फोलॉजी में क्या होगा, क्लियर मेनिंजेस, नॉर्मल कॉर्टिकल थिकनेस, सम वेंट्रिकुलर डायलेटेशन, से वेंट्रिकुलर डायलेटेशन होगी इसके अंदर। क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, microglial nodules, macrophages, derived multinucleated giant cells,
ठीक है। अब इसमें जॉइंट सेल्स होंगे, एक चीज़ ये याद रखनी है, ठीक है। माइक्रोग्लाइल नोड्यूल्स होंगे, और जो है ना ये क्या होता है जब कोई एड्स वाले पेशेंट को होता है तो क्या होगा, उसमें क्रोनिक होता है, ये याद रखना। अब हमारे पास आ जाता है अदर HIV मैनिफेस्टेशंस, ठीक है। तो HIV की दूसरी मैनिफेस्टेशंस क्या होंगी? वैक्यूलर माइलोपैथी, इट इज़ डिसऑर्डर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड फाउंड इन 20 to 30% ऑफ द केसेस। इट रिजेंबल्स सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी, बट विटामिन B12 लेवल्स आर नॉर्मल, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि ना ये ऐसे सिम्टम्स हमें बताएगा जिससे क्या होगा, हमें लगेगा कि B12 की शायद इसको डेफिशिएंसी है पेशेंट को, ठीक है। लेकिन क्या होगा, B12 इसका नॉर्मल होगा जब लेवल्स कराएंगे। उसके बाद एड्स इन चिल्ड्रन, neurologic diseases occurs in 15 to 30% of infants born to HIV mothers, ठीक है। अगर मदर को HIV था तो तब फिर जो बच्चा है उसको न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज होंगी 15 से 30% ऑफ इन्फेंट्स को। द मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज इज कैल्सिफिकेशन ऑफ लार्ज एंड स्मॉल वेसल्स एंड पेरेन्काइमा विद इन द बेसल गैंग्लिया एंड डीप सेरिब्रल वाइट मैटर, ठीक है। तो इसमें कैल्सिफिकेशन वाली बात याद रखनी है कि जो बच्चे एड्स वाली मदर्स के बच्चे होंगे उनको जब न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज होंगी उसके साथ साथ उनको क्या होगा, कैल्सिफिकेशन होगी इनकी लार्ज और स्मॉल वेसल्स की।